ये टेक्निकल एनालिसिस क्या है? क्या 2-3 कैंडलस्टिक रख करके उसके साथ ट्रेड करना होता है, या फिर 4-5 इंडिकेटर रख करके उसके द्वारा बिजनेस करना होता है, या फिर चार्ट के ऊपर में 2-3 कोट्स बनाना होता है? असल में ये टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है, इसी के बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से देखेंगे। तो आपका टेक्निकल मास्टर क्लास में आपका स्वागत है। मैं किशोर, फाउंडर और सीईओ ट्रेड अचीवर का। आइए हम वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। 190 to 166 in the blink of an eye. On the NASDAQ, everything and more has been completely wiped out. It was the worst day on Wall Street since the crash. हेलो दोस्तों, आज हम क्या देखने जा रहे हैं, ये टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। पिछली वीडियो में हमने फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है उसके बारे में देखा। इस वीडियो में हम विस्तार से देखेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, इसमें क्या क्या होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो जब भी मैं क्लास लेता हूं, इससे पहले कि मैं टेक्निकल सब्जेक्ट की ओर जाऊं, मैं हमेशा सवाल पूछता हूं। हम टेक्निकल के बारे में बात कर सकते हैं, फंडामेंटल के बारे में बात कर सकते हैं, उसी तरह से टेक्निकल इंडिकेटर के बारे में बात कर सकते हैं, कैंडलस्टिक्स के बारे में बात कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों के बारे में हम बात कर सकते हैं। सबसे पहला एक बेसिक क्वेश्चन क्या है, मार्केट कैसे आगे बढ़ता है। टेक्निकल के बारे में हम बाद में चलेंगे, मगर पहले आप एक बेसिक चीज जान लें, मार्केट कैसे आगे बढ़ता है। 100 रुपए से 110 रुपए जब जाता है या 200 रुपए जाता है, तो ये किस तरह से आगे बढ़ता है, यही एक पहला सवाल है। कितनों को इसका जवाब पता है? यही पहला सवाल है। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, किस तरह से मार्केट आगे बढ़ता है। जब मैं ये सवाल पूछता हूं तो किस तरह से, तो पहले आप इस सवाल को याद रखें, आप इसे लिख करके रख सकते हैं। ये एक मास्टर क्लास होगी, मैं इसे एक मास्टर क्लास की तरह लेने जाने वाला हूं। मैं अपनी क्लासेस कैसे लेता हूं, आप इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो किस तरह से एक मार्केट आगे बढ़ता है। जब ये सवाल पूछा जाता है तो बहुत सारे लोग एक कॉमन जवाब देते हैं। वो क्या है? पहला, डिमांड और सप्लाई। और दूसरा जवाब क्या देते हैं, जैसे कि हमने वीडियोस में भी देखा है, सर इंस्टीट्यूशन इसे आगे बढ़ाता है। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग, ट्रेडर्स, यही है जो मार्केट को आगे बढ़ाते हैं। इस तरह से लोग सवाल का जवाब देते हैं। और दूसरा क्या कहते हैं लोग, वॉल्यूम की वजह से ये आगे बढ़ता है, या ओपन इंटरेस्ट की वजह से ये आगे बढ़ता है। और कुछ लोग क्या कहते हैं, जब लोग खरीदते हैं तब ये आगे बढ़ता है, और जब लोग इसे बेचते हैं तो ये नीचे गिरता है। असल में मार्केट किस तरह से आगे बढ़ता है, इसी के बारे में हम अभी देखने जा रहे हैं। उदाहरण के रूप में डिमांड और सप्लाई, जब हम इसके बारे में सवाल पूछते हैं, जब ये जवाब लोग देते हैं, तो यहां में एक छोटा सा सवाल उठ खड़ा होता है। एक सवाल को आप अपने दिमाग में रखें। जब हम कहते हैं डिमांड और सप्लाई, आइए हम कहें इस तरह से हम इसे लेते हैं, दो जन, एक ए एक बी। अब ये खरीदना चाहता है। आइए हम 100 शेयर्स पूरा लेते हैं। 100 कॉन्ट्रैक्ट्स ले लीजिए, 100 शेयर्स ले लीजिए। अब ये 100 शेयर्स जो हैं उसे खरीदने की इच्छा रखता है। अगर ये 100 शेयर को खरीदना चाहता है तो क्या ये सीधे जाकर के खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता। अब जब हम सेकेंडरी मार्केट को देखते हैं, अगर ये 100 शेयर खरीदना चाहे, किसी ना किसी को उन शेयर्स को बेचना पड़ेगा, सही है। अगर कोई बेचने वाला होगा तभी तो खरीदने वाला खरीद पाएगा। अब यहां पे आइए हम इसे 50 शेयर्स लेते हैं। ये 50 शेयर्स को बेचने को तैयार है। अब ये 50 शेयर्स बेचने को तैयार है, मगर ये 100 शेयर खरीदने को तैयार बैठा है। ये कह रहा है मुझे 100 शेयर चाहिए, मगर यहां पर सिर्फ 50 शेयर्स है। अब ये ट्रेड किस तरह से पूरा हो सकता है? अगर और एक 50 शेयर मिल जाए तब ये शेयर पूरा हो सकता है। अब बेचने वाले कितने हैं? 50 ही जन हैं। अगर ये कहता है मुझे 100 चाहिए, तो वहां पर है नहीं, तो मतलब है नहीं। तो जो ये 50 शेयर्स हैं, ये कहां पर होंगे? पेंडिंग ऑर्डर में। हाल फिलहाल में भी मुझसे यह सवाल पूछा गया, मेरे पास में स्टॉक्स पड़े थे, मैं उसे बेचना चाहता हूं, तो अगर कोई वहां पर खरीदने वाला है ही नहीं तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, वह ऑर्डर पेंडिंग ऑर्डर में पड़ा रहेगा, मगर ट्रेड जो है वो पूरा नहीं हो सकता। जब बायर और सेलर इक्वली मैच होते हैं तभी ट्रांजैक्शन पूरा होता है, खरीदना बेचना होता है, ठीक है। 50 क्या होगा? ट्रेडिंग में चला जाएगा, और जो बाकी के 50 है वो कहां होगा? पेंडिंग ऑर्डर में रहेगा। अब अगर ये 100 खरीदना चाहे, इस साइड में क्या होना चाहिए? एक और कोई 50 शेयर बेचने को तैयार होना चाहिए। अगर ये बेचेगा तभी ये दोनों ट्रांजैक्शन के साथ क्या होता है? बराबर हो जाते हैं, ठीक है। अब यहां पे एक और चीज है, अब यहां 100 बेच रहा है और इस तरफ 100 शेयर्स खरीद रहा है। अब इस तरफ में 100 शेयर्स सेल हो रहे हैं और इस तरफ में 100 शेयर्स बाई हो रहे हैं। अब यहां पर दोनों तरफ 100 शेयर्स हैं।
अब यहाँ पे कहां पर डिमांड और सप्लाई आती है? अब आप डिमांड और सप्लाई बोल रहे हैं, अगर हम कहें डिमांड और सप्लाई की वजह से ये ऊपर बढ़ता है। अब खरीदा गया 100, बेचा गया 100, दोनों ही बराबर हैं, ठीक है। अब दोनों के साथ में क्या हुआ? इक्वल ट्रांजैक्शन हुआ है। अब वहां से ऊपर नहीं गया। अगर यहाँ पर 150 शेयर्स बेच रहा है और यहाँ पर सिर्फ 100 शेयर्स खरीदने वाला है, तो फिर क्या होगा? 50 जो शेयर्स हैं वो क्या होता है? बिका ही नहीं है, ये पेंडिंग ऑर्डर में जाकर के ये रुक जाएगा। अब दोनों ट्रांजैक्शन में बराबर का ट्रांजैक्शन हुआ है, तो फिर क्यों मार्केट बढ़ता है और क्यों मार्केट गिरता है? अब आप मेरा सवाल समझ गए? तो किस तरह से मार्केट बढ़ता है? हम बहुत बार क्या करते हैं, मार्केट के बारे में अगर लिया जाए, मार्केट बढ़ रहा है, मार्केट का वॉल्यूम बढ़ रहा है, सप्लाई, मगर जो मेन बात होती है उसे नहीं देखते, उसके गहराई में जाकर के उसको कोई भी समझना नहीं चाहता। 4 जन बोल रहे हैं डिमांड और सप्लाई, उसी की वजह से मार्केट बढ़ता है, हम इसे यूं ही नहीं छोड़ सकते। उसके पीछे में क्या है, जब हम उसे समझेंगे उसी के बाद में हम क्या है, टेक्निकली उसे क्या है, अप्रोच करने के लिए हमें आसान हो जाएगा। जब तक हम बुनियाद ही नहीं समझते तो उसका क्या अर्थ है? अब मैं आशा करता हूं सबको मेरा सवाल अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मार्केट किस तरह से बढ़ता है? अगर आप डिमांड और सप्लाई कहते हैं तो दोनों तो बराबर हैं, तो फिर क्यों ये बढ़ेगा और क्यों ये नीचे गिरेगा? 100 शेयर बेच रहा है और 100 शेयर खरीद रहा है, दोनों ही बराबर हैं, फिर ये क्यों बढ़ता है और घटता है? फिर कहां पर डिमांड है, कहां पर सप्लाई है? क्या आप समझ गए? आइए हम देखते हैं इसका जवाब क्या है। तो किस तरह से मार्केट बढ़ता है? तो इसका जवाब है, मार्केट खरीदने की वजह से या बेचने की वजह से कभी नहीं बढ़ता। अगर हम लगातार खरीदते रहते हैं तब यह बढ़ता है, नहीं तो बेचना, लगातार बेचते रहना। यहां पर जो अहम बात है वो लगातार है, आप इसे याद रखें। खरीदने से, बेचने से ही यह नहीं होता, ऊपर या नीचे। इसमें जो अहम बात है वो लगातार या बेचना या लगातार खरीदना। मैं आपको साधारण रूप में बताता हूं ताकि आप इसे समझ पाएं, ठीक है। अब मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं। आइए हम कहते हैं एक शेयर मान लीजिए 100 रुपए में ट्रेड हो रहा है। 100 रुपए में ये शेयर ट्रेडिंग में है। अब यहां पर 200 टारगेट दे रहे हैं। अब 100 से 200 में मार्केट किस तरह से बढ़ता है? सिर्फ खरीदने बेचने से ये नहीं बढ़ेगा। जैसे मैंने वो पहले बताया था, आपको लगातार खरीदते रहना पड़ेगा। अगर हम लगातार खरीदते जाएंगे तो क्या होगा? मार्केट ऊपर बढ़ना, नीचे घटना हम उसे देख सकते हैं। मान लीजिए हम लोग यहां से 100 से 200 तक एक लाइन खींचते हैं। इसके अंदर क्या है अगर हम देखें तो, अब 100 से 200 के बीच में बहुत सारे ऑर्डर्स हैं। 100, 2, 5, 115, इस तरह से पूरे में। उसके बाद में 195 ऊपर जाके 198, इसके बीच में बहुत सारे ऑर्डर्स हैं। अगर आप इन सारे ऑर्डर्स को एक एक करके जब पंच करते हैं तभी मार्केट कहां जाकर के पहुंचेगा? 200 पर जाके पहुंचेगा। कैसे है? अब जो शेयर्स हैं, अगर शेयर्स नहीं है, क्यों बोल रहा हूं, अगर ये सारे ऑर्डर्स यहां में ट्रिगर होंगे तब ये कहां जाके पहुंचेगा? 200 तक जाके पहुंच पाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर क्या होता है? इसे आसान तरीके से मैनिपुलेट किया जा सकता है। अब अगर ऐसे आप स्टॉक्स लेते हैं जिसमें कोई वॉल्यूम ही नहीं है, वहां पर खरीदना बेचना कोई भी नहीं होता है। यही है जो टिप्स दिया जाता है। मोबाइल में कहा जाता है जैकपॉट कॉल, आप स्टॉक खरीद लीजिए, ये इतने दूर बढ़ चुका है, इतने परसेंटेज बढ़ चुका है, और उसके बाद में ये वो टारगेट है। वो क्या कहते हैं, अगर हम इसे देखें तो एक पेनी स्टॉक देते हैं, सिर्फ 5 रुपए इन्वेस्टमेंट, अभी कहां पहुंच गए हैं? 10 रुपए आज हो चुका है, लगभग 2 गुना हो चुका है, थोड़े ही महीनों में डबल हो चुका है। अगर इस तरह से वो कहते हैं तो इस तरह से वो टिप्स आते हैं। अगर आप इसकी गहराई में जाकर के देखते हैं, इस तरह के स्टॉक्स में वॉल्यूम ही नहीं होता है। अब ये क्या करते हैं, जिन स्टॉक्स में वॉल्यूम नहीं होता है उसे बड़े आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। किस तरह से इसे मैनिपुलेट किया जा सकता है? अब मान लीजिए इसके पास में 100 शेयर्स हैं। अब ये कहता है ये 10 रुपए हो चुका है, मगर यहां पर उसे खरीदने के लिए कोई भी नहीं है। अब 100 शेयर इसने होल्ड करके रखे हैं। अगर ये दुगने रेट में बढ़ करके बेचना है तो हमने यहां पर क्या देखा, यहां पे क्या होना होगा? किसी ना किसी को उसे खरीदना पड़ेगा। अब खरीदने के लिए लोग चाहिए, तभी आपको क्या है, मैसेज आता है। फिर लिखते हैं हमें अगला जो टारगेट है 25 रुपए है। कहेंगे आपसे 150 गुना आपको रिटर्न्स मिलने जा रहे हैं, तो लोगों को वो क्या करते हैं, अंदर खींचते हैं। ये किस लिए? एक और चीज, अब 5 में से 10 जाने की वजह क्या होती है मैं आपको बताता हूं। 5 से 10 नहीं, मान लीजिए सिर्फ 10 या 20% का। अब इसके पास में 100 शेयर्स रखे हुए हैं, ये किसी और को कहेगा, अब ये ए है, अब ये बी है, अब ये ए जो है वो क्या करेगा, इसने 5 रुपए में खरीदे हैं, अब ये क्या करेगा, 6 रुपए में
बेचने के लिए ये इसे पेंडिंग ऑर्डर में डाल देगा। बी को ये क्या कहेगा कि आप सीएमपी में इसे खरीद लीजिए मार्केट में। नॉर्मली मार्केट ऑर्डर डाल करके अब ये इसे कहेगा आप खरीद लो। जैसे ये खरीदता है तो ट्रेड कहां जाकर के पूरा होता है? अब 5 के और 6 के बीच में कोई बायर नहीं है, बेचने वाला नहीं है, पूरा खाली है। अगर 5 में से ये लेकर के सीएमपी ट्रेड लेता है, अब वो कहेगा ये जितना भी प्राइस कहेगा मैं खरीदने को तैयार हूं। अब ये इस तरह से अगर सीएमपी में डाल करके मार्केट में डाल देगा तो क्या होगा? तो ऑटोमेटिकली ये इसे 6 रुपए में क्या करेगा? खरीद लेगा। अब इसे कितना प्राइस मिलेगा? अगर आप चार्ट में देखते हैं यहां पर 5 रुपए ही होंगे, और अगला चार्ट अगर आप देखते हैं तो वहां में एक ही कैंडल नजर आएगा और वहां पे कितना प्राइस नजर आएगा? 6 रुपए। अब इसी तरह से अदल बदल करके ये क्या करेगा? 10 रुपए में ला करके इसके दाम को रख देगा। अब ये क्या करेगा? अपने शेयर्स को बेचना चाहेगा। अब ये किसी को भी जब देता है तो जितने इसने पैसे डाले हैं उसका दुगना इसे मिल जाता है। अब ये लोगों को पकड़ेंगे, लोगों को पकड़ करके ये क्या करेंगे? मार्केट ऑर्डर में कहेंगे सर आप खरीद लीजिए। अब पेंडिंग ऑर्डर में ये इसे 10 रुपए 10.20 रुपए में डाल देंगे। जैसे ये वहां डालते हैं तो ये वहां पर इस शेयर को जब खरीदते हैं, अब ये ऑटोमेटिकली ये सारा इसे बेच करके बाहर आ जाएगा। तो इसी तरीके से ऐसे शेयर्स में जिसमें कोई वॉल्यूम नहीं है, ऐसे स्टॉक्स में इन लोग मैनिपुलेट करते हैं। अब इस तरह से जिनके अंदर में वॉल्यूम है वो सारे स्टॉक्स कहां मिलेंगे? निफ्टी 50 में। उसके बीच की अगर आप मेजर स्क्रिप्ट लेते हैं तो यहां पे आपको हर जगह में वॉल्यूम नजर आएंगे। 100 रुपए से 101 रुपए के बीच में भी बहुत सारा वॉल्यूम होगा। 50 ट्रेडर इसी के बीच में हो सकते हैं। अब इसी से जब वो आगे बढ़ते हैं तभी ये जाकर के 100 से 200 पहुंचता है। यहां पर अगर आप एक एक शेयर को भरेंगे तभी मार्केट में क्या होगा? ऊपर जा पाएगा। इसलिए आपको क्या करना चाहिए? जिन स्टॉक्स में वॉल्यूम ही नहीं है ऐसे स्टॉक्स को आप अवॉइड करें। आइए ठीक है, अब हम लोग दोबारा अपने विषय पर आते हैं। अब जिन स्टॉक्स में वॉल्यूम है, अगर उसे 100 से 200 तक पहुंचना है, अब इसके बीच में जितने सारे स्टॉक्स हैं अगर वो एग्जीक्यूट होते हैं तभी 100 से 200 रुपए पहुंच पाएगा। और बीच में जितने भी प्राइसेस हैं जो बेच रहा है, अगर जब उसे खरीदा जाएगा तभी ये जाकर के यहां पहुंच पाएगा। अब यहां से 100 से अगर 200 पहुंचना है, अब इस जगह में बहुत सारे शेयर्स होने पड़ेंगे। आइए हम इनको नाम दे देते हैं। मान लीजिए 10 लाख शेयर्स हैं। अब ये जो 10 लाख शेयर्स हैं, मान लीजिए यहां पर हम लोग क्या है? वॉल्यूम डाल देते हैं। 200 रुपए छोड़ दीजिए, हम 110 रुपए लेते हैं। आइए हम इसे रीजनेबल लेते हैं 110। अगर आप ठान लेते हैं अगर 100 से 110 तक मुझे इस स्टॉक्स को लेकर के जाना है जो कि 10% है, इसके बीच में जो है, अब इसके बीच में जो वॉल्यूम है आपको लगातार उसे खरीदना पड़ेगा। लगातार खरीदते रहेंगे तभी आप जाकर के 110 पर पहुंच पाएंगे। हमें इसे लगातार खरीदना पड़ेगा। जैसे कि मैंने कहा था, आप क्या करते हैं? 10 शेयर मैंने यहां पर खरीदे, क्या अगर हम इसे खरीदते हैं तो ये बढ़ेगा? नहीं, इस तरह से नहीं होता है। अब यहां पर जो बेचने वाले शेयर्स हैं, हो सकता है 1 लाख शेयर्स हों, तो वहां पे आप सिर्फ 10 शेयर खरीद करके एक जो रिटेल ट्रेडर होता है वो इसे ऊपर बढ़ा नहीं सकता है, तो फिर इसे लगातार खरीदते रहना पड़ेगा। इसलिए हम कहते हैं एक मार्केट किस तरह से ऊपर की ओर बढ़ता है, एक जितना चाहे उसे बेचता रहे। बेच लो मैं खरीदूंगा, आप 101 कह रहे हैं मैं खरीद लूंगा, आप अगर 102 कहेंगे मैं खरीद लूंगा, आप 105 बोल रहे हैं मैं खरीद लूंगा, 106 कह रहे हैं मैं उसे खरीद लूंगा, 110 कह रहे हैं मैं उसे खरीद लूंगा। जब हम इसे लगातार खरीदते चले जाते हैं तो दाम क्या होता है, इस तरह से बार बार बढ़ता हुआ जाता है, तब ये प्राइस यहां पहुंचता है। अब इसके बीच में जो वॉल्यूम है, क्या इतना स्टॉक खरीदने वाले लोग हैं? एक और दूसरा पॉइंट, अब मार्केट कैसे आगे बढ़ता है इस कॉन्सेप्ट को हम समझ गए हैं। मार्केट को बढ़ने का जो वजह होती है, अब 10 शेयर 20 शेयर 100 शेयर खरीदना ही नहीं है, आपको लगातार उसे खरीदते रहना होगा। जितने शेयर्स यहां बेचे जा रहे हैं आपको जितना हो सकता है लगातार उसे खरीदते रहना होगा, तब क्या होगा? ऑटोमेटिकली ये बढ़ेगा। इसी तरीके से इतनी दूर इसे बढ़ाने के लिए क्या रिटेल ट्रेडर इसे कर सकता है? नहीं कर सकता। अब अगली बात हम क्या सीखने जा रहे हैं, इस मार्केट में अब कौन कौन है। अब हम अपने दूसरे पॉइंट पर आ चुके हैं। पहली चीज हमने क्या सीखी है कि मार्केट किस तरह से आगे बढ़ता है। अब इस बात को आप समझ गए होंगे, मार्केट सिर्फ खरीदने बेचने से नहीं बढ़ता। जब हम इसे लगातार खरीदते हैं या लगातार बेचते हैं, उसी की वजह से मार्केट बढ़ता है। इसके बारे में हमने सीखा। अब दूसरी बात हम क्या देखने जा रहे हैं, अब यहाँ पर व्यापार हो रहा है, कोई खरीद रहा है कोई बेच रहा है। अब कौन कौन है जो बेच रहा है खरीद रहा है, इस मार्केट में अभी कौन कौन है? अब ये हमारा टेक्निकल एनालिसिस में दूसरा पॉइंट है। पहली बात हमने सीखी ये मार्केट किस तरह से आगे बढ़ता है। अब इस मार्केट को बढ़ाने वाले कौन कौन यहां पर हैं, इसके बारे में हम देखने जा रहे हैं। तो पहला कौन है, अगर हम इसे देखें,
हमारे पास में इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स हैं। दूसरा कौन? हमारे पास में प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं। अब तीसरा कौन है? हमारे पास में रिटेल ट्रेडर्स हैं। ठीक है, तो अब यहां पर 3 जन हैं। अगर हम यहां पर पार्टिसिपेंट देखते हैं मार्केट में, अब 3 लोग हैं। पहला इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर, दूसरा प्रोफेशनल ट्रेडर, तीसरा रिटेल ट्रेडर्स। अब इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर अगर हम लोग कहें तो ये कौन है? अब आप डेली डेटा देखते होंगे, FIIs, DIIs, HNIs, इन्वेस्टमेंट बैंक हो सकता है, जैसे कि गोल्डमैन सैक्स हो सकते हैं, मॉर्गन स्टैनली और JP मॉर्गन। ये इन्वेस्ट करते हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, हेज फंड्स। अब ये सारे किसमें आते हैं? इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स में। और अगर हम लोग देखें तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, FPI, FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये सारे अब कहां आते हैं? ये सब इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स के अंदर आते हैं। अब इन सब में क्या डिफरेंस है उसे हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स ये क्या है? अब आइए हम देखें इनकी क्वालिटीज क्या है। तो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स, इनके पास में क्या है? पहला नंबर नॉलेज और इंफॉर्मेशन। पैसे कमाने की जो चाबी है वो है नॉलेज और इंफॉर्मेशन। इंस्टीट्यूशन के पास में क्या होता है? हमारे पास में खबरें आती हैं, मगर इंस्टीट्यूशन पहले ही उसे जानता है, उसके बाद में हमारे पास में खबरें आती हैं। तो इस तरह का डेटास और इंफॉर्मेशन पहले किन के पास होती है? इंस्टीट्यूशनल लेवल ऑफ ट्रेडर्स के पास में। दूसरी चीज उनके पास में क्या है? सरप्लस कैश। जैसे कि हमने खबरों में देखा, FFI ने 2000 करोड़ में 3000 करोड़ में शेयर्स खरीदे। इस तरह की जो कैटेगरीज में होते हैं उन्हीं को हम इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर कहते हैं। अगर हम उनको देखें तो वो हर रोज दिखाते हैं। अगर मार्केट को अगर देखते हैं कि वो बाइंग ट्रेंड में है, अगर आप FII का डाटा देखते हैं, आज अगर आप देखेंगे तो वहां पर लिखा होगा 1000 करोड़ का उन्होंने खरीदा है, अगले दिन में 2000 करोड़ खरीद लिया है और उसके अगले दिन में 1500 करोड़ खरीद लिया है। इस तरह का खबरें आती रहती हैं, क्योंकि उनके पास में बहुत सारा पैसा है ताकि वो मार्केट को लगातार खरीदते जाएं। उनके पास में क्या है? बहुत सारा पैसा, सरप्लस कैश। ये इंस्टीट्यूशनल लेवल ऑफ ट्रेडर्स के पास में होता है। और अगली कैटेगरी जो हम लोग लेते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर्स को अगर हम देखते हैं, अब प्रोफेशनल ट्रेडर के पास में क्या होता है? उनके पास नॉलेज और इंफॉर्मेशन होती है। अगर उनके पास में इंफॉर्मेशन उतना ज्यादा नहीं है, फिर भी उनके पास में नॉलेज है। नॉलेज और लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड्स। तो प्रोफेशनल ट्रेडर के पास में क्या होता है? मार्केट के बारे में उनके पास में नॉलेज होती है। इंस्टीट्यूशन की तरह से उनके पास में सरप्लस कैश नहीं होता है। वह लगातार पैसे मार्केट में डालते नहीं रह सकते हैं, मगर उनके पास में अपना लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड होता है। HNI हो सकता है या फिर कोई अच्छा जो ट्रेडिंग कर रहा हो, उसके पास में भी कुछ अमाउंट होता है, मगर उनके पास में सरप्लस फंड नहीं होता है। तो ये आपका प्रोफेशनल है। अब इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के पास में नॉलेज भी है और सरप्लस फंड्स भी हैं, मगर प्रोफेशनल के पास में नॉलेज है मगर पैसा थोड़ा कम है। अब तीसरी कैटेगरी में कौन है? अगर हम इसे देखें तो रिटेल ट्रेडर्स। अब रिटेल ट्रेडर के पास में क्या होता है? अगर हम इसे देखें तो अब इनके पास में नॉलेज भी है, सरप्लस फंड भी है। इसके पास में क्या है? नॉलेज है और लिमिटेड फंड्स है। अब रिटेल ट्रेडर कौन है? ये वो है जिसके पास में ज्ञान भी नहीं है और हाथ में पैसे भी नहीं है। अब ये सब लोग किसके अंदर आते हैं? सारे के सारे रिटेल ट्रेडर्स। यहीं पर ही समस्या है, क्योंकि इनको मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता है और हाथ में पैसे भी नहीं है। मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए पैसे भी नहीं है और उसके साथ में मार्केट के बारे में इनको अच्छी समझ भी नहीं है। अब ये कौन है? ये सब रिटेल ट्रेडर्स हैं। अब यहां पर मैं अकेले व्यक्तिगत आदमी के बारे में बता रहा हूं। अब व्यक्तिगत रूप में बहुत सारे
रिटेल ट्रेडर्स हैं, आप इसे 99% भी ले सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि 99% रिटेल ट्रेडर्स पैसे गंवा लेते हैं। इसके पीछे में क्या वजह है? अब हर एक व्यक्तिगत आदमी के पास में मार्केट के बारे में अवेयरनेस नहीं है। वह क्या करते हैं, मार्केट में आते हैं, उनके पास में पैसा भी नहीं होता है और कहते हैं मेरे पास में सर 10,000 रुपए हैं। उन्हें कोई कहता है कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में जाते हैं तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब वो इसको क्या करता है, इस 10,000 को लेकर के ऑप्शन ट्रेडिंग में जाकर के सारा पैसा लगा देता है, खाली हो जाता है। अब इसमें क्या है, अब आप कह रहे हैं इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर है, प्रोफेशनल ट्रेडर है, अब ये किन से मुनाफा कमाते हैं? वह और कहीं से नहीं मगर इन्हीं से ही प्रॉफिट कमाते हैं। अब हम कहते हैं इनके पास में तो कोई ज्यादा पैसे नहीं है, अकेले अकेले को छोड़ दें, मगर आप पूरे भारत में अगर देखेंगे 3 से 4% जो लोग हैं वो रिटेल ट्रेडर्स हैं। अगर आप इन्हें सबको मिला देते हैं तो अब इनका पेट भरने के लिए किन के पास में पैसा है? रिटेल ट्रेडर के पास में है। क्या इतना सारा पैसा रिटेल ट्रेडर के पास में है? अकेले अकेले आदमी के पास में नहीं, मगर पूरे जितने भी रिटेल ट्रेडर्स हैं सबको मिला करके उनके पास में है। अब यहां में क्या बात है, इन रिटेल ट्रेडर्स में इनके पास में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इनके पास में कोई नॉलेज नहीं है, इसलिए ये लोग एक साथ नहीं आते हैं, ये सब अलग अलग हैं। यही सारे लोग इनका बल है और इनका कमजोरी है, क्योंकि वह एकजुट नहीं है। एक जन घर में बैठ करके ट्रेडिंग करने की वजह से क्या होता है, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के पास में नॉलेज है मगर ये लोग उतनी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। अगर ये सबका नुकसान होता है तो प्रॉफिट किसको जाता है? इंस्टीट्यूशन ही प्रॉफिट को कमा सकता है। किसी का नुकसान दूसरे का मुनाफा है। अगर रिटेल ट्रेडर्स नुकसान उठाते हैं तो किनको मुनाफा जाता है? इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर को और प्रोफेशनल ट्रेडर को। आप समझ गए? मैं एक और बात आपको समझाता हूं। अगर कोई नुकसान उठाता है तो दूसरे को मुनाफा मिलता है। अब आप क्या सोचते हैं, जितने भी ट्रेडिंग करते हैं उनका यही सोच होती है कि मैं मुनाफा कमाऊं। हम जानबूझ करके दूसरे को नुकसान दिला करके पैसे कमाते नहीं है। आप इसके बारे में जरा सोचिए। हमारी तरफ से अगर हम लोग देखें तो कहीं पर भी किसी का नुकसान होता है और हमें मुनाफा होता है, इसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। हम सोचते हैं कि मेरा मुनाफा होना चाहिए, मगर इंस्टीट्यूशन इस तरह से नहीं सोचता। उनका यही होता है कि किस तरह से इनको नुकसान हो। अगर आपका नुकसान करवाएंगे तभी तो उनका क्या होगा, मुनाफा होगा। इसी के लिए वो कुछ तरीके के स्ट्रेटजीज को इस्तेमाल करते हैं। ये सारी स्ट्रेटजीज क्या हैं, इसके बारे में आने वाले वीडियोस में हम आपको बताएंगे। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग के स्टॉप लॉस हंटिंग क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। मगर आइए इस मास्टर क्लास में हम लोग अगली स्टेज की ओर आगे बढ़ते हैं। हमने क्या देखा कि पहली बात, मार्केट किस तरह से आगे बढ़ता है। अब मार्केट में कौन कौन है उसके बारे में हमने समझा। इसमें इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं और रिटेल ट्रेडर्स हैं। अब हम क्या कोशिश कर रहे हैं, अब हम रिटेल ट्रेडर होने के नाते अब हम इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अब किसी के पास में भी 10 करोड़ 20 करोड़ रुपए नहीं है। आप में से किसी के पास किसी ने 20,000 करोड़ रखे हैं, मुझे नहीं पता। अगर आपके पास में है तो आप भी एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर बन सकते हैं। अब नहीं है तो हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, अब रिटेल ट्रेडर होने के नाते हम किस तरह से प्रोफेशनल ट्रेडर्स बन सकते हैं, इसी को हम देखेंगे। क्योंकि हमारे पास में जो लिमिटेड अमाउंट फंड का है, किस तरह से ज्ञान को हासिल करके किस तरह से हम एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हैं, इस वीडियो में हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में देखेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि अब हम टेक्निकल चार्ट के बारे में भी देखेंगे। आप समझ गए, हम रिटेल ट्रेडर से प्रोफेशनल ट्रेडर बनने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस प्रोफेशनल ट्रेडर्स बनने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है? पहली बात जो हमें चाहिए वो ज्ञान की है, नॉलेज। इसी के बारे में हम इस वीडियो में पूरा देखेंगे। अब स्पेशल अनाउंसमेंट, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, वो क्या है? सबको पता है हमारा प्राइस एक्शन कोर्स है जिसके अंदर हम 14 सब्जेक्ट, जिसमें टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं, क्या उसमें कोई डिस्काउंट है? उसमें कोई डिस्काउंट नहीं है, क्योंकि हम पहले ही बहुत एक रीजनेबल नॉर्मल प्राइस दे रहे हैं, तो उसमें कोई डिस्काउंट नहीं है। तो हमारा बेसिक प्राइस एक्शन है, मगर जो बेसिक प्राइस के साथ में ऑप्शन लेना चाहते हैं, आपके पास में 10% डिस्काउंट है। ओवरऑल वैल्यू में आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। एक और स्पेशल क्या है, प्राइस एक्शन और प्लस ऑप्शन और प्लस एडवांस कोर्स जो है, जो कि एलियट गैटली पैटर्न है, हार्मोनिक पैटर्न है, इस तरह से बहुत सारी जो चीजें हैं, आप पूरी तरीके से टेक्निकली उसे सीख करके ट्रेड करना चाहते हैं तो हम आपको एक स्पेशल ऑफर देंगे। वो क्या है, ईयर एंड के लिए हम आपको जो आपका टोटल कोर्स वैल्यू है उसमें से हम 45% आपको डिस्काउंट देने जा रहे हैं। 10% प्राइस प्लस ऑप्शन के लिए, और दूसरा जो प्राइस ऑप्शन प्लस एडवांस कोर्स जो लेता है उसके लिए 45% डिस्काउंट है। और उसी तरीके से जो ये सारे ब्रांचेस को अटेंड करते हैं, मैं ब्रांच में नहीं आऊंगा मगर मैं ऑनलाइन अटेंड करूंगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास में अलग से स्पेशल डिस्काउंट्स है। जो
प्राइस एक्शन के लिए ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए भी उन्हें हम 35% डिस्काउंट देंगे। प्राइस और ऑप्शन के साथ में जो ऑनलाइन ले रहे हैं आपको 30% डिस्काउंट दिया जाएगा। और अगर आप फुल कोर्स लेना चाहते हैं, प्राइस, ऑप्शन और एडवांस कोर्स ऑनलाइन जो तीनों को एक साथ लेगा, उसके लिए हमारे पास में सीधे 50% ऑनलाइन डिस्काउंट है। अगर आप इन डिस्काउंट्स को लेना चाहते हैं तो पहले 100 जन को ये डिस्काउंट दिया जाएगा। आप इनके बारे में और विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप हमारे ब्रांचेस को फोन करके पूछेंगे तो वह आपको सारी डिटेल्स उपलब्ध करेंगे। तो ये आपके स्पेशल अनाउंसमेंट थे इस मार्च 31 के ईयर एंडिंग के ये ऑफर्स थे। और ये ऑफर्स जो आपको दिए गए हैं हमारे एनिवर्सरी है ट्रेड अचीवर की, उसके साथ में आपको दिया गया है। तो आप इस ऑफर्स का इस्तेमाल करें। तो अगली बात क्या है, अब ये इंस्टीट्यूशन किस तरह से खरीदते हैं, अब इसके लिए उनका मेथोडोलॉजी क्या है, अब इसी के बारे में हम यहां पर विस्तार से देखेंगे। ये हमें हमारे अगले सब्जेक्ट में ले आता है। हमारा तीसरा सब्जेक्ट विषय क्या है, ये है एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। इस वीडियो में हम अपने तीसरे विषय में क्या देखने जा रहे हैं, ये एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देखने जा रहे हैं। एक इंस्टीट्यूशन कैसे खरीदता है और किस तरह से वो बेचता है, इसी के बारे में हम इस वीडियो में देखने जाएंगे। ओके, ये एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का साइकिल किस तरह से काम करता है, आइए हम देखते हैं। आइए हम एक उदाहरण लेते हैं। आइए हम सोचते हैं कि एक शेयर 100 रुपए लेते हैं। अब ये एक बहुत अच्छा स्टॉक है, ये एक बहुत ही पोटेंशियल स्टॉक है। वहां जाने के लिए ये 200 रुपए जा सकता है। दुगना होने के लिए इसमें क्षमता है, ये स्टॉक हमें लगता है। अब इंस्टीट्यूशनल के नजरों में ये पड़ गया है, उन्होंने इसे एनालाइज कर लिया है कि ये 100 से 200 पहुंच सकता है, उनको ये पता लग चुका है। क्या वह इस इंफॉर्मेशन को आपको देंगे, इसके बारे में जरा ध्यान से सोचिए। अगर एक इंस्टीट्यूशन को पता चल जाता है कि यह स्टॉक 100 से 200 पहुंच जाएगा, क्या ये जो स्टॉक है इसकी खबर इंस्टीट्यूशन आपको देगा? क्या वो आपको बताएंगे या नहीं बताएंगे? वो कभी भी नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने बताना शुरू कर दिया तो फिर कोई भी उसे बेचेगा नहीं। जो बेचना भी चाहते होंगे वो भी नहीं बेचेंगे। एक और बात, कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा। हम एक उदाहरण लेते हैं। अगर हम चेन्नई की बात करते हैं तो चंगलपेट लेते हैं। अब चंगलपेट में अचानक लोग बताना शुरू कर देते हैं कि यहां पर एयरपोर्ट आने वाला है। इस इंफॉर्मेशन के बारे में आपको किसी को नहीं पता है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि ऐसा होने जा रहा है, मैं तो बस उदाहरण के रूप में आपको बता रहा हूं। चंगलपेट में कोई एयरपोर्ट नहीं आने वाला, मैं बस आपको बताना चाहता हूं कि इनसाइड इंफॉर्मेशन किस तरह से काम करता है। अब खबर क्या है कि चंगलपेट में एयरपोर्ट आने वाला है। मान लीजिए चंगलपेट में जो जमीन की कॉस्ट है 1000 स्क्वायर फीट का 1500 रुपए है। 1500 से 2000 रुपए पर स्क्वायर फीट जाता है जमीन। ये खबर आप तक पहुंच जाती है तो आप क्या करेंगे? जितना हो सकता है आप कोशिश करेंगे कि पूरा चंगलपेट ही खरीद लें। जैसे ये खबर बाहर निकलती है तो फिर इसका जो जमीन का कॉस्ट है क्या होगा, 10,000 रुपए तक जाने की संभावना हो सकती है। क्यों? क्योंकि उस एरिया में बूम आ जाती है। जैसे पता चलता है एयरपोर्ट आने वाला है तो रेट्स बढ़ जाते हैं। जबकि इसका रेट 1500 से 2000 रुपए है। जितना हो सके आप कोशिश करेंगे खरीद लें। अब आप सोचिए कि क्या आप इस खबर को लोगों को बताएंगे? हम कभी भी नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर सबको पता चल गई तो सब वहां पर जमीन खरीदना चाहेंगे, वह भी अपना पैसा वहां पर इन्वेस्ट करेंगे। दूसरी बात, जिनके पास में वहां पर जमीन है वह भी नहीं बेचेंगे। मान लीजिए मेरा मकान 10 लाख रुपए में जा रहा है और 2-3 साल में ऑर्डर आ चुका है कि यहां पे एक एयरपोर्ट बनने वाला है। जब मुझे पता है कि 10 लाख रुपए का मकान 50 लाख रुपए में जाएगा, फिर मैं क्यों बेचूंगा? सही है कि नहीं है? तो दोनों के लिए, जिनके पास में एक खबर जाएगी उनके लिए ड्रॉबैक हो जाएगा। एक जिनके पास में है वो नहीं बेचेंगे और बहुत सारे लोग खरीदने के लिए आ जाएंगे। इसलिए उन्हें ये दोनों चीजें नहीं चाहिए। इसलिए जितना हो सके वो कोशिश करेंगे कि इस इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाने से रोकें, इस इंफॉर्मेशन को बाहर ही नहीं निकलने देंगे। इसलिए जो ये इनसाइडर इंफॉर्मेशन जो कहते हैं ये सब एक झूठ है। अंदर की मैं बात आपको बता रहा हूं, ये स्टॉक इतना बूम होगा, ये स्टॉक इतना बढ़ जाएगा, ये इतना बढ़ जाएगा, ये सारी झूठी खबरें हैं। क्योंकि अगर किसी को इस तरह की कोई खबर होती है तो वो बाहर नहीं बताते हैं। आप समझ गए? उसी तरह से एक इंस्टीट्यूशन इन स्टॉक्स को, आइए हम कहते हैं स्टॉक ABC,
100 से ये स्टॉक 200 तक जाने वाले हैं, ये पता चल जाए, इंस्टीट्यूशन क्या करेगा, कभी इस बात को बाहर नहीं बताएगा। अब ये इंस्टीट्यूशन को हम लोग एक लैंड प्रोमोटर जो है उस तरह से लेते हैं। बहुत बड़े बड़े जो बिल्डर्स हैं, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं, इन बिल्डर्स को आप एक जमीन के टुकड़े के हिसाब से ले सकते हैं। अब इन बिल्डर्स को क्या पता चल गया है, उनको पता चल गया है कि ये जमीन की कीमत कितनी है। अब यहां पर एयरपोर्ट आने वाला है, मान लीजिए आप अपने आप को लीजिए कि आप एक बिल्डर हैं। अब आप क्या कोशिश करेंगे, जितना भी चंगलपेट के आसपास में जमीनें हैं उनको आप खरीदना चाहेंगे और आप इस इंफॉर्मेशन को बाहर बताना नहीं चाहेंगे। अब आप क्या करेंगे कि आप नेगोशिएट करना शुरू कर देंगे, बार्गेनिंग करना शुरू कर देंगे। आइए हम इसे इस तरह से लेते हैं कि मार्केट का प्राइस अभी 100 रुपए है, आप कोशिश कर रहे हैं कि मैं इसे 105 तक खरीद लूंगा। इसको 100 से 105 से ऊपर देना नहीं चाहिए। अब आप इस तरह से लोगों के पास जाकर उनसे खरीदेंगे। अब आप क्या करेंगे कि एक के पास जो 100 रुपए में बेच रहा है उससे खरीदेंगे और दूसरे के पास में 103 रुपए में खरीदेंगे और एक और के पास में जाकर आप 105 रुपए में खरीदेंगे और एक और जो बगल में जिसके पास में जमीन है उससे आप जब बात करते हैं वो आपसे कहेगा क्या आप 110 रुपए देंगे, तो आप कहते हैं नहीं आप ही रख लो इसे, और वो बगल वाले को कहता है कि मैं 104 रुपए देने को तैयार हूं। अब आप 100 से 105 में ही आप पूरा क्या कर रहे हैं, खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। मगर वहीं पर अगर कोई कहता है कि मैं 105 से ज्यादा बेचने को तैयार हूं, तो आप उसे नहीं खरीदते हैं। आप लॉजिक को समझ गए क्या? अब आपको पता है कि मेरा बजट जो है 100 से 105 तक का है। इसी रेंज में अगर आप मुझे देने को तैयार हैं तो जितना आप चाहेंगे मैं लेने को तैयार हूं। उससे अगर ऊपर जाता है तो मैं क्या करूंगा, मैं उसे नहीं खरीदूंगा। अब जहां तक हो सकता है प्राइस अब कहां तक जा रहा है, उसी रेंज में है। तो इसी फेज का नाम क्या दिया गया है, क्या कहते हैं, हम इसे एक्यूमुलेशन फेज कहते हैं। तो इसका नाम क्या है, इसे एक्यूमुलेशन फेज कहा जाता है। अब क्या है, जहां तक हो सकता है आइए हम इसे कहें। अब आप याद रखिए, आप 100% नहीं खरीदने जा रहे हैं, आप इसे ध्यान से समझ लीजिए, आप 100% नहीं खरीदेंगे। आइए हम इसे इस तरह से कहें, अगर आप देखेंगे तो ये पूरी जो जमीन है ये कितनी है, आइए हम इसे कहते हैं कि ये 100 जमीन है, 100 प्लॉट्स हैं ये। आप क्या करते हैं कि पूरे के पूरे 100 प्लॉट नहीं खरीदते हैं, आप इसे एवरेज में रख करके 100 से 105 आप 50 से 60% जमीन आप खरीद लेते हैं। अगर आप खरीद करके इसे ऐसे रख देंगे तो इसका क्या लाभ, कुछ भी नहीं होगा ना, इसका कोई इस्तेमाल नहीं होगा। अगर हम इसे बेचेंगे तभी हमें प्रॉफिट मिलेगा। अब आप क्या करते हैं, अगली बात, अब आप इसके दाम को बढ़ाएंगे। अब आप इसे कैसे बढ़ाएंगे, अब कोई इसे 100 रुपए में खरीदना चाहता है, आप अभी 100 रुपए में देने को तैयार हो जाते हैं। अब पहली बात क्या होती है कि मार्केट में जो प्राइस चल रहा था उससे प्राइस बढ़ जाता है, दाम बढ़ना शुरू हो जाता है। पहले 107 और उसके बाद आइए हम इसे कहते हैं 125 हो जाता है। 125 से 130 तक आप आ जाते हैं। अब जो मार्केट का जो दाम था वो क्या हो रहा है, बढ़ते चला जा रहा है। इसके बाद में फिर इनके पास में एक सीलिंग होती है। अगर हम इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो उनके पास में एक सीलिंग प्रोसेस होता है। वह इसे लगातार बढ़ाते हुए नहीं जाते हैं, मगर इसे सीलिंग के बाद दूसरी सीलिंग इस तरह से आगे बढ़ाते हैं। 125 से 130 आपकी सीलिंग है। अब यहां पे अगर आप जहां देखते हैं जहां पर ये एक्यूमुलेशन हो रहा है, अगर हम इसे यहां पर नीचे कौन खरीद रहा है, अगर हम इसे देखते हैं तो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स। जब इसका दाम 107 से 110 बढ़ता है, इसकी जो जानकारी होती है वो रिटेल ट्रेडर्स को नहीं होती है। अब इससे अगला जो सेट है वो कौन है, प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं। आइए हम इसे कहते हैं ये ब्रोकर्स हैं। इस जगह पे अगर हम देखें कौन आते हैं, 125 से 130 के दरमियान प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो हैं वो अंदर आते हैं। अब इस जो बढ़ोतरी हुई है इसमें ये मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं। ये क्या करते हैं, इसे 125 से 130 में खरीदना शुरू कर देते हैं। अब ये भी जगह क्या है, एक्यूमुलेशन फेज में आ जाती है। अब जो प्रोफेशनल्स है वो यहां पर खरीद रहे हैं। इस फेज को हम लोग क्या कहते हैं, री एक्यूमुलेशन फेज। इस फेज का नाम क्या है, री एक्यूमुलेशन फेज। अब 130 से मार्केट कहां पर जाता है, लगभग इसकी जो एक्सपेक्टेशन है वो 200 रुपए है। 190 से लेकर के 200 रुपए तक। आपने जैसा अनुमान लगाया था यहां पर 60% है और ये जिस तरह से आगे बढ़ता चला जाता है और यहां पर ये एक्यूमुलेट होते जाता है 60, 65, 70, 75, 80%। और यहां पर अब अपने ये फाइनल फेज में आकर, जैसे कि आपने सोचा था 100 रुपए से 200 रुपए का अनुमान आपने लगाया था, वैसे ही यहां पर ये पहुंच जाता है। अब यहां पर क्या करने जाते हैं, पूरा का पूरा बेच देना होता है। इस फेज का नाम जो हम कहते हैं उसे डिस्ट्रीब्यूशन फेज कहा जाता है।
इस फेस को जो हम नाम लेकर बुलाते हैं वो है डिस्ट्रीब्यूशन फेस। यहां पर बेचने के लिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, यहां पर इन्होंने खरीदा और यहां पर ये बेचने जा रहे हैं। अगर इन्हें बेचना है तो किसी को क्या करना होगा? खरीदना पड़ेगा, सही है। अब यहां पर हम किसे चाहते हैं कि वो खरीदें? आपको यहां पर खरीद कर बेचने के लिए कोई चाहिए, और यहां पर कौन आते हैं? यहां पर ही आपके रिटेल ट्रेडर्स आते हैं। अब 100 रुपए में लेकर के 200 रुपए में बेचना है तो यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन फेस में कौन आते हैं? रिटेल ट्रेडर्स अंदर आते हैं। इन रिटेल ट्रेडर्स को किस तरह से अंदर लाया जाता है? यहां पर एक मेथड है, इसके बारे में हम जो जैसे कि मैंने आपको बताया था, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग मेथड जो है, अब वहीं पर ही इन रिटेल ट्रेडर्स को कैसे यहां पर हम लाएंगे और ये यहां पर कैसे खरीदते हैं, इसके बारे में हम विस्तार में एक और वीडियो में देखेंगे। अब यहां पर रिटेल ट्रेडर्स 200 रुपए में डिस्ट्रीब्यूशन फेस में 190 से लेकर के 200 पे खरीदते हैं। जब वह लगातार खरीदते रहते हैं, यहां से दाम को इतनी ऊपर तक लाने के लिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, एक ही वजह है, वह क्या कर रहे थे? वह इसे एक्यूमुलेट करते चले जा रहे थे, क्योंकि उनके पास में बहुत सारा फंड्स है। वह सिर्फ खरीदते नहीं है, मगर लगातार खरीदते चले जाते हैं। लगातार खरीदने की वजह से मार्केट में क्या होता है? मार्केट जो है ऊपर लगातार चला जाता है। अब एक रिटेल ट्रेडर होने के नाते अब यहां पर रिटेल ट्रेडर्स भी खरीदना शुरू कर देते हैं। अगर हम यहां पर कहें कि वह लगातार खरीदते रहेंगे, अब रिटेल ट्रेडर्स के लिए लगातार खरीदते रहना मुश्किल है। एक जगह पर जाकर के ये रुक जाता है, उससे ज्यादा रिटेल ट्रेडर्स के पास में खरीदने की संभावना नहीं है। एक समय ऐसा जाता है, उसके बाद में मार्केट नीचे की ओर गिरना शुरू हो जाता है। अब यहां पर मार्केट नीचे की ओर गिरना शुरू हो जाता है। जब ये मार्केट गिरता है, अब यहां पर जब मार्केट गिरेगा तो जिसने 200 रुपए में खरीदा है वो 195 में भी बेच देगा, 188 रुपए में भी बेच देगा। अब इंस्टीट्यूशन जो है वो तब तक उसे रोक के रखता है कि इसी डिस्ट्रीब्यूशन फेस में ही जहां तक हो सकता है यहीं पर खरीदेंगे। अब यहां पर इंस्टीट्यूशन खरीदते हैं 160, 170, 180 में, वह वहां पर भी खरीदेंगे। क्यों? ऐसा क्यों वे करते हैं? उनके सोच के मुताबिक अब 160, 180 रुपए में खरीदने के लिए उन्हें प्रॉफिट की जरूरत नहीं है, मगर जो उन्होंने 100 रुपए से 105 में खरीदा, जब इसे यहां पर बेचा जाता है तब वह पैसा बनाते हैं। ये उनके लिए कोई मुनाफा नहीं है। यहां पर जो खरीदा है यही उनका प्रॉफिट है। अब यहां पर ताकि रिटेल ट्रेडर्स को अंदर लाया जा सके, इसीलिए वह क्या है, मार्केट कहीं गिर ना जाए, इसी वजह से उसे या क्या है, यहां पर खरीदते हैं। जब यहां पर वह सारे अपना स्टॉक्स बेच देते हैं, क्योंकि यहां पर रिटेल ट्रेडर्स के द्वारा मार्केट को ऊपर लेके जाना मुश्किल हो जाता है, तब क्या होता है, स्वाभाविक रूप पर मार्केट जो है वो अपने आप गिरना शुरू हो जाता है। इस फेस को हम लोग क्या कहते हैं? डिक्लाइन फेस। उसके बाद में फिर क्या होता है, यहां पर फिर से इस फेस में आकर के रिटेल ट्रेडर्स, जो कोई बेच रहा है कोई खरीद रहा है, इस फेस को फिर क्या कहा जाता है? रीडिस्ट्रीब्यूशन फेस कहा जाता है। इसके बाद में फिर मार्केट क्या है, नीचे अपने निचले स्थान पर आ जाता है। अब यहां पे जरूरी नहीं है कि यह मार्केट नीचे 100 रुपए में आकर रुके, हम इसे मान लेते हैं कि 140 रुपए में आकर रुक जाता है। अब 140 में आकर के ये अपने निचले स्थान पर आ जाता है। जब ये अपने निचले स्थान पर आ जाता है, अब दोबारा फिर यहां पर कौन आएंगे? अगर हम इसे देखें तो दोबारा ये फिर यहां से शुरू हो जाता है, एक्युमुलेशन फेज पे आता है कि जिन्होंने भी यहां पर खरीदा था वो सब बेच के चले जाते हैं। अब इंस्टीट्यूशन दोबारा अंदर आता है, वह दोबारा एक्युमुलेट करना शुरू कर देते हैं। तो इंस्टीट्यूशनल जो ट्रेडर्स हैं दोबारा फिर यहां आकर एक्युमुलेट करना शुरू कर देते हैं। अब जितने भी रिटेल ट्रेडर्स थे जिन्होंने यहां पर खरीदा था, वह यहां में नुकसान उठा करके क्या होगा, वह कहेंगे इससे ज्यादा ही हम इसे ऊपर उठा नहीं सकते, तो उसे सारा का सारा बेच करके चले जाएंगे। तो ये यहां पर आकर के फिर से कम दाम में खरीद लेते हैं और उसके बाद में फिर उसी साइकिल को दोबारा वो चलाएंगे। क्या आप समझ गए? अब आपने देखा मार्केट जब नीचे से ऊपर उठता है तो उसके बीच में कई सारी चीजें हैं। अब यहां पर एक सवाल उठ सकता है, वो क्या है, ये हम कैसे जान सकते हैं? ठीक है, आपने जो कहा सब सही है सर। एक्युमुलेशन है, री एक्युमुलेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, यहीं पर आएंगे। हम यहां ऊपर में ही आकर के टॉप में स्टॉक खरीदते हैं। मार्केट 10% नीचे गिर गया है, 30% नीचे गिर गया है, हम भी कोशिश करते हैं कि हम यहां निचले स्थान पर ही इसे मार्केट को पकड़ें। मगर खबरें आने के बाद में जब ये 20% उठ जाता है स्टॉक्स, मैं सोचता हूं कि वहां खरीदूंगा, मगर जब मैं खरीदता हूं तब ये स्टॉक नीचे गिरना शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा होता है। अब यहां से यहां इनके बीच में आने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है? क्या आप समझ गए? अब ये यहां पर खरीद रहे हैं जहां पर एक्युमुलेशन स्टेज है, जहां पर ये शुरू होता है। अब इसे हम लोग कैसे समझ सकते हैं? क्योंकि ये जो खबर है मैं जानता हूं कभी वे बाहर नहीं लाएंगे। जो इंस्टीट्यूशन है, जो खबर बाहर आ ही नहीं सकती है, अगर हम उसे
जानना चाहे तो उसे किस तरह से जान सकते हैं, इसी के बारे में हम आगे सीखेंगे। क्या मैं आपको एक छोटी सी हिंट दूं? वो हिंट क्या है? मान लीजिए यहां पर एक्यूमुलेशन चल रहा है, मैंने आपको जमीन का एक उदाहरण लेकर के बताया, सही है। अब ये यहां पर जमीन लगातार खरीदते चले जा रहे हैं। जहां तक हो सकता है ये खबर को उन्होंने बाहर नहीं बताया। इनको पकड़ने की एक ही जगह है, चाहे वो जितना भी खरीदें, अगर ये जितना भी कोशिश करें बाहर ना जाए, मगर इन्हें एक ही जगह में पकड़ा जा सकता है। वो क्या है? क्या आप सोच रहे हैं इसके बारे में? कौन सी वो जगह है? अगर हम इसे देखें तो ये आपका रजिस्टर ऑफिस है। चाहे जितना मर्जी छुपा करके ये प्रॉपर्टी को वहां पर खरीदें, इन्हें कहां पकड़ा जा सकता है? इन्हें रजिस्टर ऑफिस में आना ही पड़ेगा। डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए इनको रजिस्टर ऑफिस में आना ही पड़ेगा। चाहे जितना भी खबरें आए, चाहे जितना भी इनसाइडर न्यूज लेकर के वो इसे यहां पर एक्यूमुलेट कर लें, एक ही जगह है जहां पर वो छुप नहीं सकते हैं। ये आपका रजिस्ट्रेशन ऑफिस है। अगर यही मार्केट है तो मार्केट में स्टॉक इकट्ठा किया जा रहा है, इसके बारे में किसी को भी खबर नहीं है। ये खबर अभी तक बाहर नहीं निकली है। क्या हम इसको जान सकते हैं? ट्रेडिंग में एक ऐसी जगह है जहां इसे छुपाया नहीं जा सकता है। वो कौन सी जगह है? ये आपका चार्ट्स है। चार्ट ही हमारा रजिस्टर ऑफिस है, क्योंकि जो भी बायर है, जो भी सेलर है, वो क्या करते हैं? उन्हें हर चीज को रजिस्टर करना होता है। वो कहां पर करते हैं? चार्ट्स में। अब ये चार्ट अगर कोई रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाता है, अगर मान लीजिए कोई ये कहता है कि चेंगलपेट में बहुत सारा रजिस्ट्रेशन हो रहा है, और अगर वहां पर पता चलता है कि ये सारी रजिस्ट्रेशन कहां पर हो रही है, अगर हम उसे जाकर के चेक करेंगे तो हमें ये कहां जाकर पकड़े जाते हैं? रजिस्ट्रेशन ऑफिस में। अब इतनी सारी प्रॉपर्टी क्यों खरीदी जा रही है, हम जाकर के सर्च कर सकते हैं। उसी तरीके से एक इंस्टीट्यूशन बिना किसी के जाने अगर वो अपने स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करता चला जा रहा है, तो हम इसे कहां पकड़ सकते हैं? चार्ट लेकर के हम इसे पकड़ सकते हैं। चार्ट में ही हमें पता चलता है कि ये एक्यूमुलेशन में है या डिस्ट्रीब्यूशन में है, क्या ये खरीदा जा रहा है या ये बेचा जा रहा है। ये हम कहां पर पता लगा सकते हैं? चार्ट लेकर के हम बड़े आसानी से इन चीजों को पता लगा सकते हैं। अब अगले जो हमारा चौथा टॉपिक है, उसमें हम क्या देखने जा रहे हैं? चार्ट को किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। उस चार्ट को लेकर के आप ये जान सकते हैं कि इंस्टीट्यूशन खरीद रहा है या बेच रहा है। इसी के बारे में हम अगले टॉपिक में, जो कि हमारा चौथा टॉपिक है, देखने जा रहे हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि एक चार्ट में एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे दिखाया जाता है, तो आप कुछ हद तक इसे समझ सकते हैं। आइए हम इसे लेते हैं। अब ये आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट है। इसे लार्ज मंथली चार्ट कहा जाता है। जिन्होंने हमारे पिछले वीडियोस को देखा हुआ है वो इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं, मगर जो आज नए लोग देख रहे हैं उनके लिए मैं बताता हूं। अगर हम एसबीआई की बात करते हैं, ये एरिया, ये आपका बहुत अच्छा एक्यूमुलेशन फेस है। क्या आपको नजर आ रहा है? जैसे कि हमने चार्ट बनाया था, क्या उसी तरह से ये नजर नहीं आता? तो ये आपका, अब यहां पर इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा है? बहुत सालों से वे यहां पर एक्यूमुलेट कर रहे थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। अगर आपने मेरा मक्कल टीवी वीडियो देखा होगा तो मैंने बताया एसबीआई क्या करता है, 150 160 की रेंज में लगातार खरीदते चला जाता है। वो दूरदृष्टि से देखते हैं इसे। जब ये एक्यूमुलेशन पूरा हो जाता है तो इस रेंज में पहली बार यहां पर 350 के रेट में इसे तोड़ा जाता है। क्या आपको नजर आ रहा है? इसे तोड़ने के बाद में ये आपको यहां पर क्या नजर आ रहा है? ये ऊपर की ओर उठ रहा है। हम इसे क्या कहते हैं? एडवांस फेस। इस फेस का क्या नाम कहते हैं? इसे एडवांस फेस कहा जाता है। अब एडवांस फेस में जाकर के अब यहां पर आप देखते हैं तो क्या हुआ है? अब यहां पर आकर के ये रीएक्यूमुलेशन फेस में चला जाता है। तो यहां पर आकर के ये क्या होता है? रीएक्यूमुलेशन फेस। अब यहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने किस फेस में है? एक्यूमुलेशन को खत्म करके एडवांस फेस से होता हुआ अब ये रीएक्यूमुलेशन फेस पर पहुंच गया है। इस जगह पर अगर हम लोग देखें कौन आते हैं, ज्यादातर प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो हैं, यही वो एरिया है जहां वे अंदर आते हैं। क्या आपको नजर आ रहा है? अब जो स्टेट बैंक है, लॉन्ग टर्म जो उनका प्रोस्पेक्ट है, अभी भी ये लगातार खरीदने के ट्रेंड में ही है। अगले 2 साल 3 साल 4 साल बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। अगर हम लोग देखना चाहें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो एक अच्छी चॉइस जिसमें कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। अब हमने कहां इसके बारे में पता लगाया? हमने यहां पर इन्वेस्ट किया। जब हमें एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का जो सेंटीमेंट्स है, अगर हमें पहले ही पता चल जाए, हम यहीं पर इसे पकड़ सकते हैं। मैं इसकी क्लिप्स भी आपको दिखाऊंगा, मैं इसे दिखाऊंगा, आप इसे जरूर देखें। अब स्टेट बैंक में यहां क्या चल रहा है? अब
स्टेट बैंक जो है ये मेजर साइडवेज मार्केट है। अब दोबारा ये मार्केट कहां पहुंच गया है? ये दोबारा साइडवेज मार्केट पर पहुंच चुका है। अब ये किस तरह से है? ये ऊपर जाकर के नीचे आया, नीचे से फिर ये ऊपर गया, फिर साइडवेज, यहां पर भी साइडवेज फॉर्म हुआ और उसके बाद में मार्केट कहां आ गया? सपोर्ट लेवल में आ गया है। यही वो जगह है जहां पर एक सही समय है एक्यूमुलेट करने के लिए। हर बार इंस्टीट्यूशन लेवल अगर आप इसे देखें, इसी लेवल में इन्होंने एक्यूमुलेट करना शुरू कर दिया। जब स्टेट बैंक 150 पर आता है, ये क्या करते हैं? यहीं पर लगातार एक्यूमुलेट करते हैं। अगली बात अगर हम लोग देखें तो जैसे हमने हाल फिलहाल में बताया था मेज़ागन डॉक, कितनों को याद है मुझे नहीं पता, इसे हमने पहले भी एक बार प्रेजेंट किया है। स्टॉक्स जब बहुत बड़े लेवल पर बूम होता है, क्या आपको नजर आ रहा है? वैसा ही है। अब ये आपका एक्यूमुलेशन फेस है। जैसे ये एक्यूमुलेशन फेस खत्म होता है, अब मार्केट में क्या हुआ? यही एरिया जो आपका है वो क्या है? एक्यूमुलेशन खत्म होने के बाद में मार्केट बूम करना शुरू कर देता है। अब ये कितनी दूर तक बूम हुआ है अगर हम इसे देखें तो फिर हमें पता चलेगा, अगर हम देखें तो फिर हमें पता चलेगा मार्केट 400 से दुगना हो गया है। अब इस जगह में कोई भी अपना मुंह नहीं खोलता है। जितना हो सकता है वह चुपचाप रहते हैं, वह जितना हो सकता है एक्यूमुलेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब ये स्ट्रक्चर क्यों यहां पर बनता है? अब इंस्टीट्यूशन यहां पर क्या कर रहा होता है? जितना हो सकता है बिना किसी को भनक लगे एक्यूमुलेट करते चले जाते हैं। जैसे ही वो रेंज पहुंच जाता है, मार्केट बूम होना शुरू हो जाता है। बूम आने के बाद में मेजरमेंट कैसा नजर आ रहा है? एक्यूमुलेशन एडवांस फेस, उसके बाद अब ये आपका कौन सा फेस है? री एक्यूमुलेशन फेस। क्या आप समझ गए? अब मार्केट किस ट्रेंड में है? लॉन्ग टर्म में ये अभी भी बाइंग ट्रेंड में है। इस तरह से जब हम मार्केट को अप्रोच करते हैं, यही वो मार्केट को अप्रोच करने का सही तरीका है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था। अब रिटेल ट्रेडर की क्या समस्या है? क्योंकि उन्हें इन सब चीजों का इंफॉर्मेशन है नहीं, नॉलेज नहीं है, मगर उन्हें क्या लगता है? मार्केट बस खरीदना और बेचना है। हमें पहले मार्केट के स्ट्रक्चर को समझने की जरूरत है। अगर मार्केट को समझ करके हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम भी रिटेल ट्रेडर से प्रोफेशनल ट्रेडर्स बन सकते हैं। हो सकता है कि हम इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स बन नहीं सकेंगे क्योंकि हमारे पास में इतना फंड नहीं है जहां पर हम लगातार खरीद सकें, मगर अगर हमने यहां पर खरीद के रखा होगा तो इस जगह पर जाकर के हम क्लोज करने की संभावना बन सकती है। अगर हमारे पास में सही समझ है तो बहुत है, तभी हम क्या है? प्रोफेशनल ट्रेडर्स बन सकते हैं। इस वीडियो को देख करके अब आप समझ सकते हैं। अगर पहले ही आपने प्रेडिक्ट करना है तो, क्योंकि हमारे पास में टेक्निकल नॉलेज है, हम जब एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के फेस को देखते हैं तो पहले से ही हम आपको आगाह कर देते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि टॉप 3 पिक्स में आप इन स्टॉक्स को खरीद सकते हैं। अब अगली बात, क्या आप इस कॉन्सेप्ट को पहले समझ गए हैं? इंस्टीट्यूशन चाहे जितनी भी खबरों को इकट्ठा करके वो अगर खरीद भी लें, वो अपने आप को छुपा नहीं सकते। वो कौन सी जगह है? ये आपके चार्ट्स। अब इस चार्ट को एनालाइज करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। एक प्रोफेशनल मार्केट को किस तरीके से अप्रोच करता है, मार्केट क्यों इस चीज की रिस्पेक्ट करता है, क्यों मार्केट जो है चार्ट पैटर्न की रिस्पेक्ट करता है, इन बातों के बारे में ही अब हम अपना अगले विषय में देखेंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एक स्क्रिप्ट लेंगे और उसमें देखेंगे कि मार्केट किस तरह से मूव होता है, उसके अंदर में किस तरीके के टेक्निकल्स हैं। आइए हम उसे देखते हैं। उदाहरण के रूप में निफ्टी को लेते हैं। अब तक जो हमने देखा उसमें एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के फेस को देखा, जिसमें कि किस तरीके से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है। एक इन्वेस्टर होने के नाते इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन फेस को देखते हुए वो ये सोचता है कि ठीक है, मैं इसे बेच सकता हूं। अगर जब आप एक ट्रेडर बनना चाहते हैं, या फिर आप एक स्कैल्पर होते हैं, या फिर आप स्विंग ट्रेडर बनना चाहते हैं, या फिर एक मीडियम साइज इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, आज खरीद करके बस 3 से 6 महीने तक ही मैं इसे होल्ड रखूंगा, नहीं तो मैं इसे बंद कर दूंगा, मैं 5-10 साल के लिए इसे होल्ड करके नहीं रखूंगा। उस तरह के शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स होने के नाते आपको प्रॉपर टेक्निकल टूल्स के द्वारा ही जाना चाहिए। अब मार्केट किस तरीके से टेक्निकल टूल्स का रिस्पेक्ट करता है, इसी के बारे हम देखने जा रहे हैं। उदाहरण के लिए आइए हम जब हम किसी स्क्रीन को लेते हैं और नॉर्मल ट्रेडर होने के नाते उसके लिए एक ये चार्ट है, वो क्या सोचता है कि मैं इंडिकेटर के द्वारा मैं ट्रेड करूंगा। आप इसे समझने की कोशिश कीजिए। हम इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इंडिकेटर सिर्फ हमें इंडिकेशन देता है, ये कंफर्मेशन के लिए नहीं
नहीं है, आप इसे अच्छी तरह से समझ लीजिए। हम क्या इस्तेमाल करने जा रहे हैं, हम लोग प्योर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग लेने जा रहे हैं। अब प्योर प्राइस एक्शन में उसके अंदर में कौन कौन से अलग अलग मेथड्स हैं, अगर आप इसे देखें तो बहुत सारे मेथड्स हैं। अगर आप इसे लेते हैं तो, अगर आप मेथोडोलॉजी को देखते हैं तो मैं आपको पहले से ही बता देता हूं इसमें क्या क्या चीजें हैं। पहली बात, कैंडलस्टिक्स। कैंडलस्टिक्स के बारे में मैं जरूर एक वीडियो डालूंगा, एक और अपडेटेड वीडियो डालूंगा। ये वीडियो बहुत जल्द आने जा रही है। एक और बहुत अच्छी पावरफुल टूल जो है वो क्या है, सपोर्ट और रेसिस्टेंस। उसके बाद में है हमारे पास में सप्लाई और डिमांड। उसके बाद हमारे पास है ट्रेंड लाइन। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, फिबोनाची। फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल और एक्सटेंशन टूल, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ टूल्स हैं। मार्केट कहां आगे बढ़ेगा, कहां से ये वापस आएगा, अगर उसे आप जानना चाहते हैं तो फिबोनाची जो टूल्स है वो बहुत ही अहम एक टूल है। उसके बाद में क्या है, डबल टॉप्स और डबल बॉटम्स। जब मार्केट का बॉटम और उसका टॉप सही तरीके से अगर हिट करता है तो उस जगह में आपको रिवर्सल्स मिलते हैं। उसी को जानने के लिए हमारे पास में डबल टॉप्स और बॉटम्स होते हैं। उसके बाद में हमारे पास में ट्रेंड है, ट्रेंड एनालिसिस है हमारे पास। इन सारी चीजों का जो बेस है वो यही है। जब तक आप ट्रेंड एनालिसिस नहीं समझते हैं, आप यहां से कुछ भी नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको समझना होगा कि ट्रेंड क्या है। इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। जब आप टेक्निकल टूल्स को अप्रोच करते हैं, सारी चीजें एक ही जगह में, अगर आप सोचते हैं कि मैं इस्तेमाल कर पाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप एक चार्ट लेते हैं, इस चार्ट में ये टूल कहां इस्तेमाल होगा, इन सब चीजों को जानने के लिए एक रूल्स है। अब ये उन जगहों में इस्तेमाल होगा। जब आप इन सारी चीजों को जान लेते हैं, जब आप मार्केट में आते हैं, तो आप सही जगह में इन टूल्स को इस्तेमाल करके प्रॉफिट कमा करके बाहर आ सकते हैं। अब ये किस किस तरह से है मैं आपको दिखाता हूं। अगर आप लिख लेना चाहते हैं तो लिख लीजिए। अब मैं इन टूल्स का इस्तेमाल करके आपको मार्केट दिखाता हूं। आइए अब हम एक चार्ट लेते हैं। नॉर्मली जो लोग देखते हैं और हम जो प्रोफेशनल हैं, हमारे देखने में बहुत अंतर है। अब नॉर्मली ये एक चार्ट है बस। अब इस चार्ट में जो डिटेल्स हैं, इसको जानना ही एक प्रोफेशनलिज्म है। मैंने आपको नॉलेज के बारे में बताया था। नॉलेज क्या है, ये मार्केट क्यों बढ़ रहा है, अब ये क्यों यहां से नीचे आने वाला है, ये नॉलेज आप किस तरह से हासिल कर सकते हैं, प्रॉपर चार्ट एनालिसिस के द्वारा। उदाहरण के रूप पर अगर हम निफ्टी 50 को लेते हैं, और अगर हम लोग ये, जैसे मान लीजिए ये आपका प्रीवियस सेक्टर में जो हमने देखा था, इसके बारे में मैंने रिव्यू और प्रीव्यू में बता चुका हूं। किसी ने अभी भी पूछा था कि आपने हाल फिलहाल में इसके बारे में डाला है या नहीं। रिव्यू प्रीव्यू के बारे में हम लोग जरूर डालेंगे। जब नॉर्मली हम लोग चार्ट को एनालाइज करते हैं, इस जगह में क्या क्या है, आइए हम देखते हैं। अब ठीक है, इस जगह में क्या है, मार्केट हर बार जब मार्केट इन जगहों पर टच करता है तो क्या होता है, मार्केट नीचे आ रहा है। क्या आपको नजर आ रहा है? इसका जो नाम है, हम इसे कहते हैं ट्रेंड लाइन। अब मार्केट क्यों इसका रेस्पेक्ट करे? सर आप जो हमें बता रहे हैं, जहां तक हो सकता है आप इसे रिव्यू प्रीव्यू में देख सकते हैं लेकर इसे, मैंने इसे वहां पर बताया है। आगे डिस्कशन में ये आएगा। अब मार्केट यहां इन जगहों में क्यों रेस्पेक्ट कर रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर कुछ ना कुछ तो हो रहा है, क्या ये सही है? इसलिए मार्केट इन जगहों पर आकर के ये नीचे आ रहा है। अब यहां पर क्या हो रहा है, अब इसके पीछे में जो कुछ चल रहा है उसकी वजह क्या है? अगर आप किसी भी एक सब्जेक्ट को लेते हैं तो उसके पीछे बहुत सारी बातें होती हैं। क्या आप समझ गए? क्यों यहां पर, आइए हम कहते हैं, अगर यहां पर इसे बिकना है तो अब रिटेल ट्रेडर बेच रहा है इसलिए बिक रहा है, ऐसा नहीं है। तो फिर यहां पर किसे जरूरी है कि वो बेचे? इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर जब बेचता है तभी ये बिकता है। तो क्यों वह इस ट्रेंड लाइन को देख करके ट्रेड करते हैं? आइए हम एक और उदाहरण को लेते हैं। नॉर्मली अगर आप इस जगह को लेते हैं तो अब मार्केट यहां पर क्या हुआ है, यहां पर ये मार्केट नीचे गिर गया है। अब इन दोनों का बॉटम बराबर है, क्या आपको नजर आ रहा है? तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, डबल बॉटम। अब मार्केट को क्या हुआ, मार्केट डबल बॉटम को टच करके फिर दोबारा ऊपर उठ गया। अब दोबारा इन जगहों पर, इस जगह पर ये क्या हुआ, डबल टॉप। अब यहां टॉप से दोबारा मार्केट क्या हुआ, नीचे आ गया। इस जगह में डबल टॉप जो स्ट्रक्चर है क्यों काम कर रहा है? अब यहां पर डबल टॉप है, डबल बॉटम है।
क्या इंस्टीट्यूशन डबल टॉप डबल बॉटम को देख करके ट्रेड करता है? हमने ट्रेंड लाइन को देखा, मार्केट लगातार इस ट्रेंड लाइन को हिट करता हुआ चला आ रहा है। अब इन जगहों पर जब आता है तो वहां पर बिकता है। क्या इंस्टीट्यूशन इस ट्रेंड लाइन को देख करके ट्रेड करता है या फिर वो इन डबल टॉप को इस्तेमाल करते हैं? या फिर ये भी नहीं, एक और चीज को हम देखते हैं। अब इस जगह पर मार्केट में क्या चल रहा है अगर हम देखें तो अब मार्केट यहां पर सपोर्ट एक्ट कर रहा है और यहां पर भी सपोर्ट एक्ट कर रहा है। अगर इसे और पीछे जाकर देखते हैं, इस जगह पर भी ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है और इस जगह में ये रेसिस्टेंट के तरह काम कर रहा है। क्या आप समझ गए? इस जगह में सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट। अब इस जगह में ये क्या काम कर रहा है? ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, डबल टॉप, डबल बॉटम, इस तरह की चीजें हैं। अब मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। अब हम फिबोनाची को देखेंगे। अब ये हाल फिलहाल में हुआ था। आइए हम फिब को लेते हैं। अब इस हाइट से लो में लेके जाता हूं। जब मैं हाई से लो को डालता हूं, मार्केट कहां पहुंचा है? अब 78.6% पे रिट्रेसमेंट डाला हुआ है। ठीक है, अब फिर से इस हाई से इस लो में मैं जाऊंगा। लेवल जो है 78% का था। हम लोग अब दूसरे स्टॉक को लेते हैं। अब दूसरे स्विंग में अब मार्केट को लेते हैं तो मार्केट दोबारा कहां पर आया है? दोबारा 78.6। यहां पर भी 78.6% और इस रिट्रेसमेंट में भी 78.6%। अब दोबारा इस स्विंग में से अगर आप इस स्विंग में आते हैं 61 से 78.6% तक रिट्रेसमेंट। ठीक है, अब यहां पर क्या है, मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूं। अब इस हर एक जगह में मार्केट जो है, मार्केट ने क्या किया? जब भी मार्केट 78.6% में रिट्रेसमेंट जब करता है, मार्केट नीचे आता है और क्या घटना घटती है? अब यहां पर क्या है? और यहां पर ट्रेंड लाइन भी बनता है। अब मार्केट में क्यों ऐसा होता है? अब मार्केट में क्या चल रहा है? अब रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का भी आदर कर रहा है। जब भी मार्केट 78.6 पर रिट्रेसमेंट पर पहुंचता है, मार्केट नीचे आता है। अब इसका नीचे आने का कारण क्या है? अब इंस्टीट्यूशन फिबोनाची का इस्तेमाल करता है, ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, डबल टॉप, डबल बॉटम, क्या सबका इस्तेमाल करता है? आइए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब टेक्निकल एनालिसिस क्या है, आइए हम पहले इसे समझते हैं। अब मैं आपको क्यों ये सब चीजें दिखा रहा हूं कि क्योंकि मार्केट में ये सारी चीजें इस्तेमाल होती हैं। अब ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है, आइए हम इसे समझते हैं। क्या इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर जो है इसी का इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आप इसे अच्छी तरह से समझ जाइए। इंस्टीट्यूशन ट्रेंड लाइन को लेकर, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को लेकर के वह ट्रेड नहीं करते हैं। उनका जो ट्रेड करने का मार्केट में तरीका है, उनके ट्रेड करने से ही यह स्ट्रक्चर बनता है। ये किस तरह से है? अब एक रिटेल ट्रेडर में और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर में बहुत सारा अंतर है। अब जब हम एक ट्रेड लेते हैं, अब हम लोग कोई ट्रेड खरीदते हैं, जैसे ये थोड़ा ऊपर पहुंचता है, हम बेचकर बाहर आ जाते हैं। अगर उसके बाद ही मार्केट ऊपर चलता है तो हम उसे छोड़ करके दोबारा उसे खरीदते हैं। पर इंस्टीट्यूशन इस तरह से नहीं करता है। उनके पास में एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है। जब वो ट्रेड करते हैं, अगर आप ट्रेडिंग फ्लोर को लेते हैं, अब एक इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग सेक्टर को लेते हैं। अब जो मैं बैंकिंग की बात कर रहा हूं, ये इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं। बड़े बड़े गोल्डमैन सैक्स ले लीजिए, जेपी मॉर्गन को ले लीजिए। अगर आप इस तरह के बड़े बड़े बैंक्स को लेते हैं, उनके पास में एक बहुत बड़ा व्यापार का फ्लोर है। मैं आपको इस चित्र में दिखाता हूं। अब इस फ्लोर में बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं। अब इन ट्रेडर्स को कुछ एक तरीके के सिस्टमैटिक रूल्स दिए जाते हैं। इसी तरीके से आपने मार्केट को ट्रेड करना है। के पास में कुछ रूल्स होते हैं। जो बड़े बड़े ट्रेड करने वाले हैं, किस तरह से करते हैं, उनको जो तरीका दिया जाता है उसी के द्वारा उन्हें ट्रेड करना होता है। अगर आज जो काम कर रहा है वो चला जाए और दूसरा वहां पर आ जाए, यही मेथोलॉजी उनके लिए लगातार चलते रहता है। अब उनके लिए भी कोई स्ट्रक्चर्स होते हैं और जो उनके स्ट्रक्चर हैं उसी के द्वारा चार्ट बनते हैं। अब
अगर ये यहां पर खरीदते हैं तो ये चार्ट खरीदने को दिखाता है। यहां पर खरीदना है ऐसा नहीं, यहां पर वह खरीद रहे हैं। आइए हम उदाहरण के रूप पर कहते हैं, अब एक इंस्टीट्यूशन यहां पर खरीद रहा है, ऊपर जाकर के बेच रहा है। अब जब ये नीचे आएगा तो यहां पर खरीदने की सोच रहा है। अब यहां पर खरीदना है उनके कॉन्सेप्ट के मुताबिक, आइए अब कहें 100 से 200 रुपए जा चुका है। जब ये दोबारा 150 रुपए का आता है, हम सोचते हैं इसे यहां पर फिर खरीदेंगे। उनके पास में उन्होंने अपने लिए एक रूल रखा हुआ है, और उनका जो रूल है वो क्या है, जब तक ये 50% नीचे नहीं आ जाता तब तक इंतजार करना है। जब इस स्टॉक की कीमत 50% कम आ जाती है तभी हम खरीदेंगे इसे। इस तरह का उन्होंने अपने पास में रूल रखा हुआ है। जब उनके मुताबिक रूल आ जाता है तभी वह सही तौर पर खरीदने जाते हैं। समझ गए? जब ये 50% नीचे आ जाए तभी हम इसे खरीदेंगे, ये उनका एक रूल है। जब वह चार्ट में उस जगह पर आकर के खरीदते हैं तभी ये जो चार्ट है खरीदता हुआ दिखाता है। अब इसमें क्या चीज है, जब हम इन जगहों पर फिब टूल का इस्तेमाल करते हैं तभी हमें दिखाता है 50%, 60%, 78%। अब ये टूल्स क्या दिखाता है, इन जगहों में रेंज अवेलेबल है। ये चीजों के बारे में टूल्स दिखाता है। टूल अब क्या दिखाता है, इंस्टीट्यूशन का चरित्र दिखाता है। इसीलिए एक जानी पहचानी कहावत है टेक्निकल एनालिसिस में, इतिहास अपने आप को दोबारा दोहराता है। कहते हैं जो घटित हो चुका है वही दोबारा बार बार घटित हो रहा है। अगर आप सपोर्ट और रेसिस्टेंस को लगाते हैं 10 साल पहले, अब उदाहरण के रूप में आपको समझाता हूं। अब मैं आपको क्रूड ऑयल का चार्ट लेकर के दिखाता हूं। अगर हम इसे हिस्टोरिकल चार्ट में देखते हैं तब आप इसे समझ पाएंगे किस तरह से इतिहास अपने आप को दोबारा दोहराता है। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण दिखाता हूं। अब हम हिस्टोरिकल चार्ट को लेंगे। हिस्टोरिकल चार्ट में हम अब पीछे की ओर जा रहे हैं। अब क्रूड ऑयल कहां पर आ गया है, 1982 में। ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दिखाता हूं। अब मैं यहां पर कुछ नहीं कर रहा हूं, अब मैं बस आपको सिर्फ सपोर्ट और रेसिस्टेंस को प्लॉट करके दिखाऊंगा। अब मार्केट में क्या करने जा रहा हूं, मैं आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस को प्लॉट करके दिखाऊंगा। अब हम कौन से साल में हमने इसे बनाया है, 1985 में हम लोग ने सपोर्ट और रेसिस्टेंस को प्लॉट किया है। उसी साल में सपोर्ट और रेसिस्टेंस कहां पर आ पहुंचा, 1985 से 1987, 1989, लगभग 40 साल पहले ने सपोर्ट और रेसिस्टेंस को डाल करके देख रहे हैं। अगर इसी तरह से मैं हिस्टोरिकल से आगे बढ़ता हुआ चलाता हूं तो अब देखिए कि मार्केट किस तरह से आगे बढ़ता है। 1989 में जो सपोर्ट डाली गई थी कहां पर आकर इस्तेमाल हो रही है। अब 1999 में मार्केट दोबारा इसे रिस्पेक्ट मिली है, और 2001 में भी इसे रिस्पेक्ट दिया गया है, और 2004 में भी इसे रिस्पेक्ट दिया गया है, 2005 में इसे रिस्पेक्ट दिया गया है। अब देखिए दोबारा क्रूड ऑयल क्रैश हो गया। अब ये जब क्रैश हुआ तो कहां आकर के इसने सपोर्ट लिया। अब हमने 1989 में जो डाला हुआ था, अब सही जगह पर सही तौर पर 2009 में आके मार्केट ने क्या किया, इसने सपोर्ट लिया। इस तरीके से हाँ आप देखिए तो 2016 में भी वही सपोर्ट, अब 2021 में फिर ये बॉटम आउट हुआ। क्या आप समझ गए? अब जो 1985 में सपोर्ट लिया गया था, अब 40 साल बाद में मार्केट क्यों इसे रिस्पेक्ट कर रहा है। हमने 1985 में ना लिया था इसे, अब 2010 में 25 साल बाद मार्केट उसी जगह में आकर के सपोर्ट ले रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इतिहास अपने आप को दोहराता है। इसका मतलब क्या है अगर आप देखें तो, क्योंकि इंस्टीट्यूशन अपने तरीकों को बदलता नहीं है। उन्होंने जो कुछ किया था बार बार उसी को करते रहते हैं। 15-20 साल पहले उन्होंने जो सोचा था कि इस लेवल पे जब ये आएगा तब मैं इसे खरीदूंगा, अगली जनरेशन आने के बाद में जब वो लेवल आता है तो वो उसे बाइंग पोटेंशियल एरिया ही मानते हैं। इसी को हम लोग सप्लाई एंड डिमांड जोन कहते हैं। जब वो जोन आता है तो दोबारा वो क्या करते हैं, तो वह दोबारा खरीदते हैं। आप समझ गए? इतिहास में जो उन्होंने किया था उसे लगातार करते हुए चले आ रहे हैं। इतना ही नहीं, आज से अगर आप 100 साल बाद अगर आप देखते हैं, इतिहास अपने आप को दोहराएगा। ऐसा क्यों है? अगर आप इसे देखें तो आप अच्छी तरह से इसे समझ लें। 1985 के सपोर्ट में इंस्टीट्यूशन ने खरीदा। यहां पर 1985 में जो सपोर्ट लिया गया था 2010 में उसे रेस्पेक्ट दिया गया। अब यहां पर जब इसने बॉटम को छुआ, अब यहां पर कोई एक इंस्टीट्यूशन ट्रेडर ने खरीदा। अब इसी बॉटम में किसी एक रिटेल ट्रेडर ने क्या किया, उसने इसे बेच दिया। ट्रेड ट्रांजैक्शन कब होता है? जब एक बायर और सेलर होता है। इस बॉटम ने किसी ने बेचा है और इसी बॉटम में किसी ने खरीदा है। 100 साल बाद इतिहास अगर अपने आप को दोहराएगा तो सही में ऐसा ही होगा, क्योंकि वहां पर भी कोई रिटेल ट्रेडर नुकसान उठाएगा, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर प्रॉफिट कमाएगा। क्यों ऐसा होता है? क्यों इतिहास दोबारा दोहराता है? क्योंकि रिटेल ट्रेडर्स लगातार नुकसान उठाते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर
जो हैं वो लगातार मुनाफा कमाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ज्ञान की कमी होती है, उनके पास में सिर्फ इंफॉर्मेशन होती है। क्योंकि उनके पास में ज्ञान नहीं है इसलिए वो नुकसान उठा रहे हैं और ये इंफॉर्मेशन के द्वारा मुनाफा कमाते हैं। क्यों यहाँ पर सपोर्ट और रेसिस्टेंस काम कर रहा है? इंस्टीट्यूशंस सपोर्ट और रेसिस्टेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं ऐसा नहीं है। जहां पर वो खरीदते हैं वहीं पर ही सपोर्ट बनता है। हम कुछ तरीके के टूल्स का इस्तेमाल करके हम क्या कर रहे हैं, हम उसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं। हम यहां पर अगर इसे डालते हैं तो यहीं पर उनका जो है बाइंग रेंज है। अब अगर हम लोग ट्रेंड लाइन को लेते हैं, अगर आप इस जगह में देखते हैं तो आपको पता चलेगा। अब इस जगहों में एक इंस्टीट्यूशन, उन लोग इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। अब इतने परसेंटेज जब वो गिरेगा तभी हम इसे खरीदेंगे, उन्होंने प्लान बनाया हुआ है। यही चीज मार्केट में किस तरह से दिखाती है, हमें ये चीज ट्रेंड लाइन की तरह से नजर आती है। जब हम इस ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करते हैं, अब इंस्टीट्यूशन का क्या कहते हैं उसे, उनके ट्रेड करने की पॉइंट ऑफ एंट्री नजर आती है, आसानी से हमें नजर आती है। अब इस जगह पर एंट्री का वेट करने के लिए इंतजार करते हैं। दोबारा इस जगह में अगर आप देखें तो अब ये एक ट्रायंगल की तरह से नजर आता है। अब इस जगह पर पहुंचने के बाद ये एक रेसिस्टेंस की तरह से काम करता है। अब इस जगह पर आकर हमें क्या करना चाहिए, हमें बेचना होगा। अब ठीक इस लेवल में मार्केट ब्रेक होता है। जब ये ब्रेक होता है तो उसके बाद में क्या आता है, बहुत बड़ा एक गिरावट आएगा। अगर इतिहास में जाकर आप इसी तरह का ट्रेंड लाइन लेंगे तो जब आप हर एक ट्रेंड लाइन को लेंगे तो वहां पर भी आपको एक गिरावट नजर आएगी। अब इसी तरीके से जब आप टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा अप्रोच करते हैं, जैसा हम चाहे उसी तरीके से लाइन खींच करके, तो ये सब काम नहीं करेगा। और कुछ लोग क्या करते हैं, ठीक है सपोर्ट और रेसिस्टेंस काम करता है और उन लोग पूरा लकीरें खींच लेते हैं। उनका जो चार्ट होता है, चार्ट ही नहीं नजर आता है, बस लाइंस ही नजर आती हैं। इस तरह से ये काम नहीं करता है। अगर आप हर जगह में लाइन खींच देंगे तो कहीं ना कहीं तो ये टच करेगा ही करेगा। मगर कौन सी जगह है वो जहां पर इंस्टीट्यूशन खरीदता है वही सपोर्ट है, कहां पर वो बेचते हैं वही आपका रेसिस्टेंस है, कहां पर एक्युमुलेशन होता है, कहां पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कहां पर ट्रेंड लाइन है, कहां पर फिब है। अब इस तरह से एक एक चीजों को हमें आइडेंटिफाई करना होता है। और एक और चीज वो क्या है, अब अगर आप ट्रेंड लाइन लेते हैं, अगर हम नॉर्मली ट्रेंड लाइन डालते हैं तो क्या होगा, ट्रेंड लाइन में खरीदना है बोलते हैं। अब इस जगह पर ये टूट गया है, अगर हम यहां पर खरीद लेते हैं तो क्या होगा, हम घाटा खाएंगे। ये यहां पर क्यों टूटा, इसकी एक वजह है। हम सिर्फ एक टूल ही को देखने की बजाय अब उस टूल का पूरा पोटेंशियल देखना होता है। ये क्यों टूट रहा है, क्यों यहां पर ये रिस्पेक्ट कर रहा है, इसके पीछे में क्या वजह है। अगर आप इस तरह से हर एक विषय के बारे में ढूंढना शुरू करेंगे तो टेक्निकल एनालिसिस आपके लिए और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। जितना आप मार्केट को समझेंगे, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं टेक्निकल एनालिसिस क्या है, एक टूल है, मगर हम इसे किस तरह से इस्तेमाल करते हैं उसी के द्वारा ही फिर हम क्या है मुनाफा कमा सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हर कोई जो ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करता है वो प्रॉफिट कमा रहा है, क्योंकि उनको ट्रेंड लाइन का पूरा पोटेंशियल पता नहीं है। ट्रेंड लाइन अब यहां पर अगर हम ट्रेंड लाइन को लेते हैं, अब इस जगह पर क्यों ये ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट दिया जा रहा है और यहां पर ये क्यों टूट रहा है, तो इसके लिए कोई वजह होना चाहिए। जितना आप इसके कारण को ढूंढेंगे उतना ही आप टेक्निकल एनालिसिस के मास्टर बन जाएंगे। आप समझ गए। अब एक मार्केट को अप्रोच करने के लिए इतनी सारी बातें हैं। मार्केट में जाकर के हम कहें खरीदना और बेचना है, ऐसा नहीं है। अगर आप मेरे मार्केट के रिव्यू और प्रीव्यू को अगर देखते हैं, तो अगर आप मेरे टॉप 3 पिक को लेते हैं, तो अगर आप मेरे जितने भी इंटरव्यूज दिए गए हैं अगर आप उन्हें देखते हैं, तो मैं मार्केट को किस तरह से अप्रोच करता हूं एक प्रोफेशनल तरीके से। एक मार्केट को जब अप्रोच करते हैं तो मार्केट हमें क्या बोल रहा है हमें उसे सुनना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जो मैं बोल रहा हूं मार्केट को वो सुनना पड़ेगा। इस तरह से नहीं होता है। अगर मार्केट कहता है खरीदो तो हमें खरीदना चाहिए, अगर मार्केट बेचने को शो करता है तो हमें बेचना चाहिए। अब मार्केट जो बता रहा है उसको जिस तरीके से हम समझ सकते हैं उसी को टेक्निकल्स कहा जाता है। मार्केट को सीखने के लिए टेक्निकल नहीं होता है, मार्केट क्या बोलना हमसे चाहता है उसी को समझना ही टेक्निकलिटीज कहा जाता है। अब इस तरह से जब हम टेक्निकल चीजों को इस्तेमाल करते हैं तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इसमें बहुत सारी बातें हैं। हमारे पास में ट्रेंड लाइन है, सपोर्ट और रेसिस्टेंस है, सप्लाई और डिमांड है, डबल टॉप डबल बॉटम है, फिब रिट्रेसमेंट भी है। अब फिब क्या है, अगर ये फिब यहां पर इन जगहों में काम करता है, अब ये फिब यहां पर क्यों काम किया, इसके पीछे में कोई कारण होता है। वो वजह क्या है, हमारे पास में कैरेक्टर है। अब कौन से कैरेक्टर, अगर हम इसे देखें तो इंस्टीट्यूशन का कैरेक्टर।
अब हर एक स्क्रिप्ट में अगर कोई इंस्टीट्यूशन ट्रेड करता है, उनका एक कैरेक्टर है। तो अब कैरेक्टर एनालिसिस क्या है? जब इस तरह से हर एक विषय के बारे में हम खोजबीन करते हैं और उसको समझते हैं, तो हमारा मार्केट को अप्रोच करने का तरीका बदल जाता है। नॉर्मली एक चार्ट को देख करके और वो कह रहा है कि खरीदो, अगर हम इन सारी बातों को समझ लेते हैं तो हमें पता होता है कि अगर खरीदने के लिए बोल रहा है तो उसके पीछे कोई वजह होती है। मेरे इंटरव्यूज में आपने देखा होगा कि मैं एक बात को पूछता हूं, एक व्यापार को लेने से पहले क्या उस ट्रेड को लेने के लिए आपके पास में कोई वजह है? आपको उसके वजह के बारे में जानना होगा। व्यापार को खरीदने के बाद, और मैं कहूं तो ट्रेड को लेने से पहले आपको पता होना चाहिए मैं क्यों इस ट्रेड को ले रहा हूं। सारे लोगों के लिए एक ट्रेड को लेने के बाद में वह सोचते हैं कि यार मैंने क्यों इस ट्रेड को ले लिया। इसलिए एक ट्रेड को लेने से पहले हमें क्यों इसको लेना है उसके बारे में सोचना चाहिए। अगर ये ट्रेड हम लोग यहां पर ले रहे हैं, इसके पीछे ये चीजें हैं, ये इसका कैरेक्टर है, क्रूड ऑयल का ये कैरेक्टर है, यहां पर सपोर्ट है, यहां ट्रेंड लाइन है, यहां पर रेसिस्टेंस है, यहां पर ये टूटता है, इसलिए मैंने इसे खरीदा है। और अगर वो ट्रेड हमारा मुझे मुनाफा देता है तो मुझे एक तरह का संतुष्टि होगी। मैंने सब कुछ जानकर इसे खरीदा है, इसलिए मुझे मुनाफा हुआ है। बिना कुछ जाने अगर प्रॉफिट आता है तो हमें पता नहीं होता कि ये प्रॉफिट मुझे क्यों मिला है। अगर आप गवाते हैं कहीं पर और आपको पता नहीं है कि आपने क्यों गवा लिया, तो यहां पर परेशानी क्या होगी कि दिन के अंत में आपको आखिर तक समझ में नहीं आता है कि मार्केट क्या है। अगर मुनाफा होता है तो आपको खुशी होती है, और अगर आप घाटा खाते हैं तो आपको दुख होता है। आपको वजह पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये क्यों बढ़ रहा है, ये क्यों घट रहा है। अगर हम इन सारी चीजों को जान लेंगे तभी हम एक कामयाब ट्रेडर बन पाएंगे। तो ये सारी चीजें क्यों हैं अगर हम इसे देखें तो, ताकि हम मार्केट को समझ पाएं। अब मार्केट ऐसे ही नहीं चलता है, या मार्केट में खरीदना और बेचना ही सिर्फ नहीं है, इसके पीछे बहुत सारी बातें हैं। अगर आप सब कुछ समझ करके व्यापार करते हैं तो आप एक कामयाब ट्रेडर बन सकते हैं। तो यही वो बातें थी जिसको मैं चाहता था कि आप समझ जाएं। टेक्निकल एनालिसिस आज हमने बहुत सारी बातों को सीखा। हमने पहले ये सीखा कि मार्केट किस तरह से मूव होता है, और हमने देखा कि मार्केट में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं, और फिर हम उसके बाद में देखा कि किस तरह से एक एक्युमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन काम करता है। फिर हमने देखा कि चार्ट क्यों काम करता है, इसके बारे में हमने देखा। फिर हमने देखा कि कहां पर इंस्टीट्यूशन अपने आप को छुपा नहीं सकता है, तो वो आपका चार्ट होता है। इस चार्ट में ढेर सारी बातें हैं। इन सारी बातों को आपको समझाने के लिए मुझे 1 से 1.5 घंटा लग गया है, और अगर इन सारी बातों को मैं अकेले अकेले लेता हूं तो इसके लिए मुझे बहुत समय चाहिए होगा। यही हम कर रहे हैं। तो जब हम लोगों को बताते हैं तो लोग हमसे कहते हैं सर 15 दिन हम लोग क्या करेंगे। अब आपको समझ में आ गया कि इतने छोटे से विषय को लेने के लिए मुझे इतना समय लग गया है। मार्केट क्यों मूव होता है, मार्केट के पीछे इतनी सारी बातें हैं। तो हर एक टूल को समझाने के लिए, हर एक चीज किस तरह से काम करता है उसको समझाने के लिए कितना समय लेगा। इसलिए आपको इसे एक बिजनेस की तरह से देखना होगा। ट्रेडिंग का मतलब यह नहीं है कि हमने खरीद लिया और बेच दिया। आपको इसे एक बिजनेस की तरह से लेना होगा, और बिजनेस में हमें सीखना पड़ता है। जब आप बिजनेस के बारे में सीखेंगे तभी आप बिजनेस कर पाएंगे। इन सारी बातों को सीखने के लिए समय लगता है। जब आप सीख कर किसी काम को करते हैं तो ये आपके लिए आसान हो जाता है। इस तरह से मैंने आपको इस वीडियो में पहले बताया था, हमारे पास में स्पेशल अनाउंसमेंट है। क्या है, अगर आप देखें तो कोयम्बतूर में हमारे ट्रेड अचीवर के ब्रांच को शुरू किए हुए 5 साल हो चुके हैं, और चेन्नई के अगर आप देखते हैं तो अगले महीने इसे 7 साल पूरे हो जाएंगे। और इस मार्च के 31st ईयर एंड के लिए, इसके लिए हम आपको स्पेशल ऑफर्स देने जा रहे हैं कोर्सेज के लिए। आपने जैसे देखा कि इन सारे विषयों के ऊपर में एक एक चीज को जब हम लेते हैं, इस ट्रेंड लाइन में अगर आप देखते हैं तो मेरे 15 साल के एक्सपीरियंस में इस ट्रेंड लाइन में सिर्फ खरीदने बेचने के अलावा भी ये क्यों टूटता है, यहां पर इसके टूटने की जो वजह है, इसके टूटने से पहले ही हम इसके बारे में बता सकते हैं। जब आप सीखते हैं तो आपको पता होता है कि यहां पर ये जाकर के टूटेगा। अगर इस तरह से कुछ हालात बनते हैं, आपको पता होता है कि ये टूट जाएगा, और आप क्या है उससे पहले उसे बेच सकते हैं। उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को लेते हैं, सबको पता है मार्केट जब इस लाइन को टच करता है तो आप खरीदें। जितनी बार मार्केट सपोर्ट को टच करता है वहां पे हमें खरीदना होता है। जब हम खरीदते हैं तो मार्केट क्या होगा, टूट करके नीचे गिरेगा। अब ये क्यों टूटता है, इन सारी बातों को समझने के लिए मेरे जो 14-15 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने इसे एक कानून बना दिया है। हर एक सब्जेक्ट को लेकर के उसे रूल में तब्दील करके इन्हीं बातों को हम लोगों को सिखाते हैं। अगर आप इन सारे सब्जेक्ट को सीखना चाहते हैं तो हम ट्रेड अचीवर लोगों को सिखाते हैं मार्केट को कैसे हमने अप्रोच करना है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू के द्वारा हम किस तरह से मार्केट को अप्रोच कर सकते हैं, सारी बातों को हम लोगों को सिखाते हैं। हमारे पास में उसके लिए कोर्स है। हमारे जो वीडियोस को फॉलो करते हैं उनको पता है इन सारे कोर्सेज के बारे में। और अगर आप प्राइस एक्शन कोर्स को लेते हैं, हम इसमें क्या करते हैं, आपके 14 सब्जेक्ट्स टेक्निकल एनालिसिस के लेते हैं। हम एक एक करके इसे लेते हैं, और जिसके लिए हमें कम से कम 14 से 15 दिन लगते हैं।
हम अपनी क्लास में लोगों को सिखाते हैं। अब स्पेशल अनाउंसमेंट, जिस तरह की मैंने आपको पहले बताया था, क्या है अगर आप देखें तो हमारे जो प्राइस एक्शन कोर्स है, जैसे कि सबको पता है, जिसमें कि टेक्निकल एनालिसिस के 14 सब्जेक्ट्स हैं, उसमें अगर आप कहेंगे कोई स्पेशल डिस्काउंट है, उसमें कोई डिस्काउंट नहीं है, क्योंकि उसमें पहले ही हम बहुत ही एक रीजनेबल और नॉर्मल प्राइस रखा हुआ है, तो उसमें कोई डिस्काउंट नहीं है। बेसिक प्राइस एक्शन के लिए, जो बेसिक प्राइस एक्शन और ऑप्शन जो लेते हैं उनके लिए हम 10% डिस्काउंट दे रहे हैं। ओवरऑल वैल्यू जो उनकी बनेगी उस पर 10% डिस्काउंट दिया जाएगा। एक स्पेशल क्या है, अगर कोई प्राइस एक्शन, ऑप्शन और एडवांस कोर्स को एक साथ लेता है, जैसे कि उदाहरण में एलिट वेव्स, हार्टली पैटर्न, हार्मोनिक पैटर्न्स, इस तरह से बहुत सारी जो बातें हैं, अगर कोई चाहता है कि मैं इन सारी बातों को सीखना चाहता हूं और मैं टेक्निकली इन सारी चीजों को देख करके ट्रेड करना चाहता हूं, आप लोगों के लिए हम एक स्पेशल ऑफर देंगे और ईयर एंड के लिए हम लोग क्या है 45% डिस्काउंट टोटल कोर्स वैल्यू में आपके लिए डिस्काउंट रहेगा। प्राइस प्लस ऑप्शन के लिए 10% डिस्काउंट, मगर 45% प्राइस प्लस ऑप्शन प्लस एडवांस के कोर्स के लिए। ये सारी चीजें जितने भी लोग हमारे ब्रांचेस में अटेंड कर रहे हैं, अगर कोई कहता है कि मैं ब्रांच में नहीं आ सकता हूं, मैं ऑनलाइन ही इन सारे कोर्सेज को लूंगा, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास में अलग एक ऑफर है। अगर आप प्राइस एक्शन लेते हैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए, सिर्फ हम आपको 35% डिस्काउंट देंगे। जो प्राइस प्लस ऑप्शन लेता है उनके लिए 30% डिस्काउंट होगा, और अगर कोई फुल कोर्स लेना चाहता है प्राइस एक्शन प्लस एडवांस, तो इन तीनों को एक साथ लेता है, उनके लिए डायरेक्टली हम लोग 50% डिस्काउंट ऑनलाइन के लिए दे रहे हैं। आप इन सारे डिस्काउंट्स को लेना चाहते हैं तो ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के पहले 100 मेंबर्स को दिया जाएगा। अगर आप इसके बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं, अगर आप हमारे ब्रांचेस को फोन करके पूछेंगे, आपको सारे चीजों के बारे में विस्तार से बता देंगे। तो ये आपका स्पेशल अनाउंसमेंट था इस मार्च 31 फाइनेंशियल ईयर एंडिंग के लिए, और उसके साथ साथ हमारे ट्रेड अचीवर के एनिवर्सरी के लिए भी मिला करके हम आपको ये डिस्काउंट्स दे रहे हैं। तो आप इसका अच्छी तरह से इस्तेमाल करें। तो मैं आशा करता हूं कि आपको अभी मार्केट के बारे में कुछ पता चल गया होगा। हालांकि ये वीडियो बहुत लंबी गई है, मगर मैं क्या आपको समझाना चाहता था वो ये था कि मार्केट को अप्रोच करने से पहले आपको टेक्निकल एनालिसिस को जानना बहुत जरूरी है। मार्केट किस तरह से मूव होता है, मार्केट में कौन कौन है, एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, चार्ट क्या है, इंस्टीट्यूशन किस तरह से काम करता है, हम किस तरह से मार्केट को अप्रोच कर सकते हैं। एक चार्ट में इतनी ढेर सारी बातें हैं जो हमने आपको बताई, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता था, तो इसलिए इस वीडियो को थोड़ा लंबा किया गया है। इसके बाद अगले वीडियो में हमने जैसे आपको पहले बताया था इंस्टीट्यूशन के ट्रेडिंग मेथड क्या क्या है, इस तरह से अपने मेथड को इस्तेमाल करते हैं ताकि रिटेल ट्रेडर को अंदर बुला सकें। उसके बाद में अगला उनका मेथड क्या है, किस तरह से वो स्टॉप लॉस का शिकार करते हैं। इस तरह से एक डिटेल वीडियो आने वाले समय में हम देखेंगे। इसके लिए आप हमारे साथ में जुड़े रहें उस वीडियो को देखने के लिए। मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए लाभदायक हुआ होगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। ठीक है।